सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 3 फैब का। ठीक है। अ, इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में मैंने कुछ बजट की न्यूज़ भी ऐड करी है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा है। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए हो या पुराने सेशन की पीडीएफ चाहिए हो तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज मैंने 6 न्यूज़ को उठाया है। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि इसमें ये कुछ गिफ्ट सिटीज़ के ऊपर बात हो रही है, म्युनिसिपल बॉन्ड के ऊपर बात हो रही है, ठीक है? प्लस एक ट्रेड्स के ऊपर बात हो रही है, एक अलग मैकेनिज़्म है ना? इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हैं, है ना? और एक नई न्यूज़ आई है इंडिया और यूएस को लेके, तो ये तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी एक तरीके से। और एक सीबीडीसी करेंसीज़ के ऊपर बात है और सेबी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फॉर द 7 एग्री कमोडिटीज़। ठीक है। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अभी अभी हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि आप मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो, है ना? अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो वीडियो को कि और लोगों के पास भी पहुंच पाए। तो यही एक हम्बल रिक्वेस्ट थी। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ क्या है? गिफ्ट सिटी टैक्स बोनेंजा, म्युनिसिपल बॉन्ड पुश एंड हायर गवर्नमेंट बोरिंग शेप इंडियाज फाइनेंशियल रोड मैप। तो यहाँ पर 3 चीज़ों के ऊपर, एक 3 डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर बात हो रही है। ठीक है। एक तो है फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंस गिफ्ट सिटी के ऊपर, अर्बन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर म्युनिसिपल बॉन्ड के ऊपर और मैक्रो इकोनॉमिक जो कि गवर्नमेंट बोरिंग होती है। ठीक है। इन 3 चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। तो हम पहली पर्टिकुलर चीज़ में बात करते हैं कि अ सुपर टैक्स ब्रेक फॉर गिफ्ट सिटी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने डबल डाउन किया है on its ambition to make a gift city Gujarat International Finance Tech City a global financial rival in comparison to this सिंगापुर और दुबई। ठीक है। जो दुबई और सिंगापुर में एक ग्लोबल हब्स बने हुए हैं, वैसा ही टेक सिटीज़ बनी हुई हैं, वैसा वैसा ही हम अपनी गुजरात गिफ्ट सिटी को भी बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ टैक्स इंसेंटिव्स देने होंगे, कुछ टैक्स ब्रेक देने होंगे। ठीक है। तो वो चीज़ों उन चीज़ों को अगर ये गवर्नमेंट देती है तो जो बाहर की बैंक्स हैं, ठीक है, हेज फंड्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं या कुछ एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज हैं, तो वो हमारे हमारे इंडिया में आके अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, है ना? क्योंकि उनके लिए फिर वो इंटरेक्टिव दिखेगा। तो यही चाहती है गवर्नमेंट कि जो हमारी गिफ्ट सिटी है ना, उसको एक ग्लोबल लेवल पे लेके जाना चाहती है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ चेंजेस किए हैं, अपने बजट में बताया कि कुछ चेंजेस किए हैं। तो बजट में क्या बोला गया? इनको टैक्स हॉलीडेज़ प्रोवाइड करी गई है फॉर द पर्टिकुलर यूनिट जो कि सेटअप होंगी इन द गिफ्ट सिटीज़। और वो कितने टाइम के लिए है? 20 ईयर्स के लिए। अगर कोई भी फॉरेन यूनिट इंडिया में आकर सेटअप करती है तो उनको टैक्स हॉलिडे मिलता है। ठीक है। टैक्स हॉलिडे मिलता है। नॉर्मली वो 10 साल का था, पहले जो है ना वो टिपिकली शॉर्टर था, 10 साल का था, अब उसको 20 साल का कर दिया है। ठीक है। कि ये यूनिट यहाँ पर आके अपना परफॉर्म करें फंक्शंस, है ना? और हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करें। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा एक और चीज़ प्रोवाइड करी गई कि 15% वर्सेस 35% एडवांटेज दिया गया। अगर कोई भी यूनिट गिफ्ट सिटी के अंदर वर्क कर रही है तो उसको 20 ईयर्स का टैक्स हॉलिडे तो मिल रहा है, लेकिन जब 20 ईयर्स का टैक्स हॉलिडे एंड हो जाएगा तो कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 15% फ्लैट टैक्स रेट ही पे करना है। ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरी यूनिट है, अगर वो इंडिया की और जगहों पे है, जैसे कोई ओवरसी कंपनी है, वो ब्रांच अगर सेटअप करती है मुंबई में या बैंगलोर में, तो उनको स्ट्रेट 35% टैक्स देना पड़ेगा, प्लस सरचार्ज भी देना पड़ेगा। तो देखो कितना अंतर आ रहा है ना, कितना अंतर आ रहा है। तो मिनिमम 20% का तो अंतर आ ही रहा है। तो इसलिए ये दो चीज़ें, एक तो 15%, एक 15% और 20 ईयर्स का जो टैक्स फ्री विंडो दी गई है ना, और ये 15% का जो फ्यूचर रेट दिया गया है, ये इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक लुक देता है और अट्रैक्टिव बनाता है कि जो एशियन हेडक्वार्टर्स है वो गांधीनगर में आके ऑपरेट करें। ठीक है। जो ग्लोबल बैंक्स हैं, हेज फंड्स हैं या एयरक्राफ्ट लीजिंग फर्म्स हैं, वो नॉर्मली प्रायोरिटाइज करती है टैक्स एफिशिएंसीज को या पॉलिसी सर्टेनिटीज़ को। तो इंडिया जो है वो टैक्स एफिशिएंसी और पॉलिसी सर्टेनिटी देना चाहता है इन सारी फर्म्स को। ठीक है। हेज फंड्स को, एयरक्राफ्ट लीजिंग फर्म्स को या ग्लोबल बैंक्स को, कि वो यहाँ पर आएँ और रिलोकेट करें और गांधीनगर में ऑपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है। और हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करें, वहाँ से कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास आएंगी ना, तो ये सब चीज़ों को बहुत फ़ायदा होता है इंडिया को। इसके अलावा हमने पहला वाला पार्ट पूरा कर लिया। दूसरा क्या है? बूस्टिंग द मुंशी बॉन्ड। तो देखो हमारी इंडिया मुंशी बॉन्ड्स क्या होते हैं?
ये मुंशी बॉन्ड्स एक लोन की तरह होते हैं जो लोन रेज करता है बाय द सिटी। तो सिटीज़ लोन रेज करती है थ्रू द म्यूनसिपल बॉन्ड्स, ठीक है, फ्रॉम द पब्लिक इन्वेस्टर्स। देखो गवर्नमेंट सेम गवर्नमेंट की तरह, देखो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर लॉन्च करती है ना, या रिलीज करती है या इशू करती है मार्केट के अंदर, ठीक है। और मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पैसा दे देते हैं, है ना, मनी दे देते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के बोरिंग कर ली मार्केट से, है ना। यही यही सेम फंडा सिटीज़ करती हैं मार्केट से डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो पहले क्या प्रॉब्लम हो रही थी, बजट से पहले क्या प्रॉब्लम थी कि देखो सिटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड कर रही हैं, बट जो हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो फाइनेंशियली बहुत वीक रहता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है स्टेट के ग्रांट्स पे, ठीक है। तो बजट जो है यहाँ पर पुश कर रहा है उनको कि भाई वो तुम जो है डायरेक्टली मार्केट से पैसा उठाओ ना, थ्रू द म्यूनसिपल बॉन्ड्स, ना कि स्टेट से ग्रांट्स लो। तो यहाँ पर बजट क्या क्या बोल रहा है कि तुम ग्रांट बेस्ड मॉडल से मार्केट बेस्ड मॉडल पे जाओ। और इसके पीछे कुछ फ़ायदा भी है, अगर तुम ऐसा करोगे तो कुछ फ़ायदा भी है, ठीक है। तो हम फ़ायदा भी एक बार देख लेते हैं। देखो नॉर्मली क्या है, ये जो सिटीज़ हो गई या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, एमसीज हो गए या सिटीज़ हो गई, ये जो है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको ग्रांट मिल जाता है आराम से। इनका नॉर्मल काम क्या रहता है, इनका काम रहता है कि भाई ये प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन करें एफिशिएंटली, है ना। जो कुछ सिस्टम में लीकेजेस हैं उसको फिक्स करें, लीकेजेस को फिक्स करें, ठीक है। रोड को साफ रखे, सिटीज़ पर्सपेक्टिव से रोड को साफ रखे, रोड्स बनाए, छोटी छोटी रोड्स बनाए, है ना। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और सिटी का यही एक मेन टारगेट है कि भाई वो लोकली डेवलपमेंट करें, ठीक है, थ्रू दिस प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, लीकेजेस फिक्स करके, रोड बना के, सफाई करके, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि इन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को या सिटीज़ को ग्रांट मिल जाती है स्टेट से, तो ये जो है ना फिर वो काम ही नहीं करते हैं सही से, ना प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन सही से करते हैं, ना जो लीकेजेस होते हैं उनको फिक्स करते हैं। तो ये डिस्करेज रहते हैं हमेशा, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तुम्हें एक ऐसा इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं कि तुम ये सब चीज़ें इंप्रूव करो, और वो इंसेंटिव क्या है, मार्केट बेस शिफ्ट करना, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब सिटी जो है इशू करेगी बॉन्ड, सिटी जो है इशू करेगी बॉन्ड, है ना, जिसको बोलते हैं म्यूनसिपल बॉन्ड, एमबीज को इशू करेगी। तो देखो ऐसी थोड़ा ना इशू कर देगी, इशू करने के लिए अब एक सिटी को या एमसी को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कन्विंस करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को कि भाई हम जो है ट्रस्ट वर्दी हैं और क्रेडिट वर्दी हैं, ठीक है। जो हम तुमसे पैसा उठा रहे हैं हम वापस तुम्हें चुका देंगे, हम पे कर देंगे, ठीक है। पर इन्वेस्टर्स हो ना ऐसे ही मान लेंगे कि हाँ तुमने बोल दिया हमने मान लिया, नहीं। वो ये देखेंगे कि भाई क्या इन्होंने मेंटेन कर रखा है अपना क्लीन बैलेंस शीट, ठीक है, ठीक है। क्या इन्होंने अपना इम्प्रूव कर रखा है टैक्स कलेक्शन मेथड, कि भाई ये फ्यूचर में हमें पे कर भी सकते हैं टैक्स के थ्रू, टैक्स कलेक्ट करके ही पे कर सकते हैं, क्या ये रीपे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें देखता है इन्वेस्टर, ठीक है। और दूसरा, क्या ये इतने ट्रांसपेरेंट है कि हम इन पर भरोसा कर लें। तो हाँ, ये तीन चीज़ अगर इन्वेस्टर को सही लगती हैं तो इन्वेस्टर फिर पैसा दे देता है ना, और सिटी अपना बॉन्ड इशू कर पाती है, वो भी बड़े बड़े लेवल पे। तो इसीलिए ही सिटीज़ को ये चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, उनको मेंटेन करना पड़ता है अपना क्लीन बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट, ठीक है। और इंप्रूव करनी पड़ती है अपनी टैक्स कलेक्शन स्ट्रैटेजीज कि वो रीपे तो कर पाए एंड में, है ना। बाद में ये इन्वेस्टर को पैसा लौटाना भी तो है विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो तुम रीपे कैसे करोगे, तो इसलिए ये सब ज़रूरी है। और ट्रांसपेरेंट भी रहेगा, क्यों, क्योंकि सेबी इनको कंट्रोल करेगा फिर, है ना, सेबी के रेगुलेशंस होंगी, तुम्हें पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने आप को ना, तो ये सब चीज़ें भी इंक्लूड होंगी। तो जो सिटी जो बहुत एक स्लगिश बन गई थी, एक एक्टिव रोल प्रोवाइड कराएगी, है ना, अगर वो मार्केट बेस में चली जाती है तो गवर्नमेंट बजट के थ्रू यही बताना चाह रहा है कि हाँ तुम ऐसा करो, ठीक है। इसके अलावा आगे थोड़ा पढ़ते हैं, मैंने आपको ये बता दिया। इसके अलावा क्या है, म्यूनसिपल बॉन्ड को मैंने बता दिया क्या है। इन द एंड जब वो म्यूनसिपल बॉन्ड इशू हो जाता है तो सिटी क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है, लेटर रिपेज द प्रिंसिपल यूजिंग द रिवेन्यूज लाइक प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स के थ्रू ही पे कर पाएगी, ठीक है। तो अभी इंसेंटिव इनके लिए क्या किया है इन्होंने, बजट ने ये किया है, अगर कोई लार्ज सिटी है वो बॉन्ड इशू करती है जिसकी टोटल वैल्यू है मोर देन 1000 करोड़ रुपीज़, तो सेंटर जो है इनको 100 करोड़ रुपीज़ का कैश इंसेंटिव देगा एक्स्ट्रा, जो कि एक कैशबैक की तरह वर्क करेगा फॉर अडॉप्टिंग द मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग,
ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, देखो टारगेट स्केलिंग होगी, फिर टारगेट स्केलिंग होगी। अभी टारगेट स्केलिंग का मतलब क्या होता है, देखो अगर कोई लार्ज सिटी है, ठीक है, वो क्या करता है यार, मैं लार्ज सिटी है तो वो सोचता है कि यार मैं थोड़ा छोटे छोटे बॉन्ड्स उठाता हूँ, 100 करोड़ रुपए का उठाता हूँ मैं। तो इससे क्या 100 करोड़ उठा के क्या वो मेट्रो लाइन को फंड कर पाएगा, मेट्रो लाइन बना पाएगा, या फुल फ्लैश वाटर सप्लाई लाइन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो लार्ज सिटीज़ होती हैं वो कम कम रुपीज़ का बॉन्ड इशू करती हैं, बट क्योंकि सेंटर इनको 100 करोड़ रुपए का तो अलग से इंसेंटिव प्रोवाइड करा रहा है, तो अब क्या करेंगी ये, 1000 करोड़ से ज़्यादा का बॉन्ड इशू करेंगी और मेट्रो लाइन तक को भी फंड कर पाएंगी खुद से ही, क्योंकि इनको लालच है 100 करोड़ रुपए का जो एक्स्ट्रा कैशबैक मिल रहा है उस पर, ठीक है। एक तो हो गया टारगेट स्केलिंग, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन भी होगा इनका। देखो जब भी कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड को इशू करती है तो उसे कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट देना पड़ता है, फ्लोटेशन कॉस्ट देना पड़ता है। वो फ्लोटेशन कॉस्ट कौन सा होता है भाई? लीगल फ़ी हो गई, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग फ़ी हो गई, और इन्वेस्टमेंट बैंकर कमीशन हो गया, ठीक है। ऐसी चीज़ें भी देनी पड़ती हैं, उसका पैसा देना पड़ता है। तो देखो ये जो पर्टिकुलर मनी है, ये मनी इसी फ्लोटेशन कॉस्ट को ऑफसेट करने में हेल्प करेगा। जो 100 करोड़ रुपीज़ है उसमें से कुछ पार्ट इन चीज़ों को ऑफसेट करने में लग जाएगा, गुड। तो ये अच्छी बात है ना। और दूसरी ओर ये जो फंड है, ये 100 करोड़ रुपीज़ का जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव है, ये किस लिए हेल्प करेगा? ये सिंकिंग मनी की तरह हेल्प करेगा, सिंकिंग मनी की तरह हेल्प करेगा। तो सिंकिंग मनी कौन सा मनी होता है? ये रिजर्व मनी, ये पर्टिकुलर मनी है, ये एक रिजर्व की तरह वर्क करेगा कि भाई ये अपने इन्वेस्टर्स को पे कर पाए। तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई इनके पास 100 करोड़ रुपए तो है ही ना एटलीस्ट, क्योंकि इंसेंटिव दे रखा है सेंटर ने, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा और इन्वेस्टर्स को लगेगा हाँ भाई ये सेफ है, क्योंकि इनके पास 100 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व पड़ा हुआ है एज अ सिंकिंग मनी, इनके लॉस को सिंक करने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होगी? दो तो बता दिया। एक होता है अमृत स्कीम चल रही है ना, हमें पता है। पर अमृत स्कीम जो है वो मीडियम साइज सिटीज़ के लिए है, ठीक है। तो देखो ये जो नई स्कीम है, न्यू स्कीम है, ये केटर किसको करती है? ये लार्ज सिटीज़ को केटर करती है। मुंबई है ना, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, इन सब बड़ी बड़ी सिटीज़ को केटर करती है, ठीक है। लेकिन जो अमृत है वो कंटिन्यू रहेगी, साइड बाय साइड पैरेलली कंटिन्यू रहेगी, कि भाई जो मीडियम साइज सिटीज़ हैं वो सफ़र ना करें, वो लेफ्ट बिहाइंड ना रह जाए, मतलब वो पीछे ना रह जाए, है ना। तो ये अमृत को भी सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, है ना, तीनों चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही फ़ायदा है, टारगेट स्केलिंग कर पाएगी, कॉस्ट रिडक्शन कर पाएगी, और अमृत स्कीम तो चल ही रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये इन्होंने क्या किया है ये भी बता दिया है। इसका असलियत में स्ट्रैटेजिक एडवांटेज क्या है, ये 100 करोड़ रुपीज़ का स्ट्रैटेजिक एडवांटेज क्या है ये भी मैंने बता दिया, कि कैसे पे करेंगे वो भी बता दिया। अभी एक और चीज़ थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा लास्ट चीज़ है, जो है म्युनिसिपल बॉन्ड जो है एक डबल बैरल की तरह काम करते हैं। मतलब भाई ये रिवेन्यू बॉन्ड की तरह काम करते हैं। इसका जो पैसा बढ़ता है ना, भाई इनको पैसा वापस देना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा वापस देना है, तो वो कैसे पैसा वापस करेंगे? जो प्रोजेक्ट से इनकम आएगी ना उसके थ्रू कर देंगे। दूसरी ओर ये एस्क्रो अकाउंट मेंटेन करेंगे। देखो एस्क्रो अकाउंट एक थर्ड पार्टी अकाउंट होता है, ठीक है, जिसे थर्ड पार्टी कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर मतलब कोई ट्रस्ट कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये जो हमारी सिटीज़ हैं, मान लो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, सिटी हो गई, ये एक एस्क्रो अकाउंट मेंटेन करेगी, ये हो गया एस्क्रो अकाउंट, ठीक है। इस एस्क्रो अकाउंट को मेंटेन कौन करेगा? असलियत में कंट्रोल होगा ट्रस्टी के पास। तो जो भी सिटी कमा रही होगी पैसा अपनी प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन से, वो डायरेक्टली इसमें जाता रहेगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट, स्मॉल पोर्शन जाता रहेगा। अब इससे फ़ायदा क्या है? इस एस्क्रो अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है ना, ये सिटी इसको छू नहीं सकती है, इसको यूज़ नहीं कर सकती है अपनी सैलरी पे करने में, अपने यहाँ की सैलरी पे करने में, या एक्सपेंसेस में नहीं यूज़ कर सकती। तो जो एस्क्रो अकाउंट है उसमें पैसा रहेगा किसके लिए? भाई जो इन्वेस्टर्स को रीपे करना है उसके लिए। तो इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि इन्होंने एस्क्रो अकाउंट मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा है। बस यही दो चीज़ें मुझे बतानी थी इसमें। हाँ आगे बढ़ते हैं। वही सेम चीज़ है भाई, जो कि मार्केट बोरोइंग फोर्स सिटीज़ टू मेंटेन द क्लीन अकाउंट, ऑब्टेन द क्रेडिट रेटिंग और इम्प्रूव द फिजिकल डिसिप्लिन। और इससे एक और चीज़ है, एक और एंगल है, रीफाइनेंसिंग एंगल। देखो एक्टिविटीज़ विल राइज इफ सिटीज़ आर अलाउडेड टू यूज़ द बॉन्ड प्रोसीड्स। और अगर बॉन्ड प्रोसीड्स को ये रीफाइनेंसिंग की तरह यूज़ कर पाए, तो जिनके हायर
ओल्डर इंटरेस्ट लोन्स हैं उसको ये छोटे लोन से रिप्लेस कर पाएंगी। मान लो इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का पहले से ही जो है ना लोन ले रखा है, कितने परसेंट पे, 7% पे फॉर एग्जाम्पल। तो ये बोल रहे हैं रीफाइनेंसिंग कर ले इस लोन को, मतलब ये जो है ना 1,000 करोड़ का नहीं 1,200 करोड़ रुपए का लोन ले लें, बट कितने परसेंट पे, 4% पे फॉर एग्जाम्पल, मिल नहीं 5 पे ले लेते हैं, 5 पे। तो देखो ये जो ओल्ड लोन है ना इसको भरने के लिए ये जो पैसा यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, और ये ओल्ड लोन को तो भर देंगे, बाकी बचे 200,000 करोड़ रुपए को फ़ायदे में लाएंगे। 200 प्लस 100 करोड़ रुपए वैसे मिलेंगे टैक्स मतलब इंसेंटिव की तरह, है ना, कैशबैक की तरह। देखो इन्होंने अपने ओल्ड लोन को जो कि 7% पे था उसको अपने नए लोन से जो कि सिर्फ 5% पे है उससे रिप्लेस कर दिया, प्लस 100 करोड़ रुपए का एडिशनली एडवांटेज भी ले लिया, है ना, मतलब कैशबैक भी ले लिया, और जो 200 करोड़ रुपए है उसको एडवांटेज में यूज़ कर सकते हैं, मतलब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये रीफाइनेंसिंग होती है। ठीक है, अभी अभी दूसरे भी चीज़ मतलब लास्ट टॉपिक पे आते हैं इसके, पहली न्यूज़ के लास्ट टॉपिक पे, जो है गवर्नमेंट बोरिंग ने रीशेप किया या शेप किया है इंडिया के फाइनेंशियल रोड मैप को। ठीक है, तो इसमें क्या है, दिस सेक्शन डील्स विद द मैक्रो लेवल बोरिंग्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंटरेस्ट रेट। तो जो फाइनेंशियल जो कुछ नंबर्स हैं वो फाइनेंशियल ईयर 27 के, वो क्या है, जो ग्रॉस बोरिंग है वो 17.2 लाख थी। ठीक है, ग्रॉस बोरिंग में क्या है, न्यू लोन्स, न्यू बोरोइंग प्लस आउटस्टैंडिंग जो पुरानी थी, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग दोनों आती हैं। ठीक है, और जो नेट बोरोइंग होती है सिर्फ उसमें न्यू बोरोइंग्स आती है, मतलब न्यू लोन्स। ठीक है, ठीक है, तो जो ग्रॉस बोरोइंग थी वो है 17.2 लाख करोड़ की, और जो नेट बोरोइंग है वो है 11.7 लाख करोड़ रुपीज़ की। ठीक है, जो कि न्यू बोरोइंग है। तो देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, लगभग 5.5 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, 5.5 के, हाँ 5.5 लाख करोड़ रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो दीज फिगर आर हायर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ओवर सप्लाई ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड क्रिएट हो गई है। इसका मतलब हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो 5.5 लाख करोड़ रुपीज़ एक्स्ट्रा है जो कि मुझे ओल्ड लोन को पे करने में लग रहा है, वो इतना नहीं होना चाहिए था ऐसा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा ही बोरिंग कर ली है, ओवर सप्लाई कर ली है। ठीक है, ओवर सप्लाई कैसे करी है, अपनी गवर्नमेंट बॉन्ड को ज़्यादा दे के मार्केट के अंदर और बहुत ज़्यादा पैसा बोरो करके। ठीक है, तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यील्ड हार्ड हो जाता है। यील्ड हार्ड मतलब यील्ड की वैल्यू यील्ड बढ़ने लग जाती है। अगर यील्ड बढ़ती है ना, अगर किसी भी बॉन्ड की यील्ड बढ़ती है तो उसका जो बॉन्ड प्राइस होता है ना वो घटने लग जाता है। ये एक क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप है। मैं आपको बाद में इसका बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। देखो ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको समझने के लिए तो बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो अभी ये समझ के चलो कि यील्ड अगर बढ़ती है तो बॉन्ड प्राइस अपने आप घट जाता है। तो जितनी जितनी ये यहाँ पर बॉन्ड लेते रहेंगे तो उससे क्या है, मतलब बॉन्ड मार्केट के अंदर डालते रहेंगे तो उससे क्या है, गवर्नमेंट जो बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं वो बढ़ती रहेंगी मार्केट के अंदर। तो फिर कोई खरीदेगा, फिर कोई खरीदेगा क्या गवर्नमेंट से? नहीं, क्योंकि भाई मार्केट के अंदर पहले से उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से जो बॉन्ड प्राइस है उसे कम करना पड़ेगा टू मेक दोज ओल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अट्रैक्टिव। और अगर बॉन्ड प्राइस कम करना पड़ गया तो इससे क्या होगा, यील्ड अपने आप ही हार्ड हो जाएगी, यील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, और यील्ड बढ़ने का एक नुकसान होता है। ठीक है, यील्ड बढ़ने का नुकसान क्या होता है, फॉर एग्जांपल यील्ड बढ़ गई और मैंने मान लो यील्ड हो गई 7%। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड होती है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड जो है ना एक बेंचमार्क की तरह वर्क करती है। बेंचमार्क की तरह क्यों वर्क करती है, देखो अगर गवर्नमेंट यील्ड दे रही है 7%, तो भाई 100% बैंक्स को बैंक्स को जो है ज़्यादा बड़े भाव पे, मतलब 8% पे एफडी देनी पड़ेगी, है ना। भाई अगर 8 पे नहीं देगी, 6 पे देगी, तो भाई मैं क्यों बैंक को पैसा क्यों दूंगा मैं? ठीक है, बैंक को नहीं दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को दे दूंगा, है ना, गवर्नमेंट को दे दूंगा, बॉन्ड खरीद लूंगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर 7% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, और बैंक में मुझे सिर्फ 6% का मिल रहा है, तो भाई इसमें क्या होगा, बैंक को 8% पे एफडी देनी पड़ेगी। अगर बैंक आपको 8% रिटर्न दे रहा है एफडी पे, तो भाई ये थोड़ा ना खुद से पैसा लेके आता है। ठीक है, ये कैसे प्रॉफिट कमाएगा, ये प्रॉफिट कमाएगा लोन महंगा दे के। तो जो कॉमर्शियल लोन होते हैं ये 12% पे बेचेगा। ठीक है, 12% पे देगा। तो जब 12% पे लोन देगा तो हमारे लिए क्या लोन महंगा नहीं हो जाएगा, हमारे लिए लोन महंगा हो जाएगा, हमारे लिए लोन महंगा हो जाएगा। अब आरबीआई कितना भी रेपो रेट घटाता रहे, ठीक है,
भाई अपना अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए, अपना अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए बैंक तब भी हमसे कमर्शियल लोन ज़्यादा चार्ज करेगा, 12% पे करेगा, 13% पे करेगा। भाई क्यों? क्योंकि इनका एनएमआई जो है श्रिंक ना हो जाए, इनका प्रॉफिट हमेशा मेंटेन रहे, अच्छा रहे, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। अगर वो एफडी 8% पे देने लग जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो यील्ड है वो 7% का है, तो हमारे लिए लोन जो है अपने आप ही महंगा हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर सारा का सारा जो लोन है, सारा का सारा लोन है या सारी की सारी बोरिंग है, गवर्नमेंट करके बैठ जाए, देखो मार्केट के अंदर पैसा जो है लिमिटेड है, और सारी की सारी गवर्नमेंट बोरो करके बैठ जाए मनी, तो ये जो है एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट हो जाना, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, अगर गवर्नमेंट सारा का सारा मनी बोरो कर लेती है तो मार्केट के अंदर पैसा नहीं बचता, मार्केट जो है डेफिसिट हो जाता है। तो जब अब प्राइवेट कंपनीज को भी बाय करना है ना, क्योंकि उनको भी बोरिंग करनी है। अगर प्राइवेट कंपनीज बोरो करेंगी तो उनको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सारा पैसा तो गवर्नमेंट लेके चली गई, तो क्योंकि सारा पैसा गवर्नमेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया, क्राउडिंग, तो गवर्नमेंट के ज़्यादा बोरिंग की वजह से प्राइवेट बोरिंग के रेट बढ़ जाते हैं। तो प्राइवेट बोरिंग जो होती है, प्राइवेट कंपनीज की बोरिंग का कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो प्राइवेट कंपनीज कभी भी बोरिंग करती ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको महंगा पड़ रहा है ये चीज़, ठीक है, जिसकी वजह से क्राउडिंग आउट हो जाती है प्राइवेट कंपनीज। और प्राइवेट कंपनीज क्राउड आउट हो गई तो भाई सिंपल बात है, यही तो है, यही तो अपना एक्सपेंशन करती हैं। अगर ये एक्सपेंड होंगी तभी तो जीडीपी एक्सपेंड होगी हमारी, है ना। यही तो ये चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्राउडिंग आउट प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड ज़्यादा थी, और यहाँ पर यही बोला कि यील्ड जो है हार्ड होने लग गई है। तो इसमें एक्सप्लेन क्या बोला है कि अगर ओवर सप्लाई हो जाए तो बॉन्ड प्राइस अपने आप ही फॉल हो जाता है, क्योंकि यील्ड हार्ड हो जाती है। और अगर बॉन्ड प्राइस फॉल करने लग जाता है तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो जाती है, मैंने आपको बोला इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। और अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो भाई प्रॉब्लम होती है कि होम लोन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, कॉर्पोरेट बोरिंग के कॉस्ट बढ़ जाते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, ठीक है। और कभी कभी अगर ज़्यादा बोरिंग करती हैं, हायर बोरिंग कैन क्राउड आउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये मैंने आपको बता दिया, क्राउडिंग आउट हो जाती है। और कभी कभी इंक्रीज हो जाता है इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन तो इंक्रीज होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने सारा पैसा उठा लिया है, ठीक है। अभी सप्लाई कम हो गई है, डिमांड बढ़ गई है, डिमांड जैसी बढ़ेगी और उतनी सप्लाई है नहीं उसको मेंटेन करने के लिए, तो फिर इन्फ्लेशन अपना बढ़ती रहेगी, ठीक है। ट्रिगर करेगी सेलिंग ऑफ इक्विटीज बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो भाई लगेगा कि इन फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या लगेगा कि मार्केट बहुत अनस्टेबल हो रहा है, तो ये बेच बाच के भाग जाएंगे, ठीक है, अपना पूरा मनी जो इनका हॉट मनी है उनको, ठीक है। और हमारा जो रुपी है वो दोबारा से वीक हो जाएगा, ठीक है, मतलब डेप्रिशिएट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वही मैंने आपको बता दिया, गिफ्ट सिटी में 20 ईयर्स का हॉलीडे दिया है, प्लस 15% का इनको क्या बोलते हैं फ्लैट टैक्स भरना है आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है। और लार्ज सिटीज़ को 100 करोड़ रुपीज़ का इंसेंटिव दिया है अगर वो 1000 करोड़ से ज़्यादा का बॉन्ड इशू करती हैं तो, ठीक है। और जो बॉन्ड मार्केट है वो हाई बोरिंग टारगेट्स में दिया है, जो कि नेगेटिव है, जो गलत चीज़ है ना। क्योंकि यील्ड इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में फेस द सेलिंग प्रेशर, ठीक है, जो कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो ये हमने तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा टॉपिक कि बजट 2026-27 मेक्स ट्रेड्स मैंडेटरी फॉर पीएसयू टू एंड द एमएसएमई पेमेंट डिलेस एंड अनलॉक द लिक्विडिटी, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है, थोड़ा पढ़ते हैं फिर उसके ऊपर बिल्डअप करेंगे। दिस अनाउंसमेंट फ्रॉम द बजट, ठीक है, यूनियन बजट एम्स टू फिक्स द सिंगल बिगेस्ट किलर ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। वो क्या है, डिलेड पेमेंट। भाई बिजनेसेस को अपनी खुद की पेमेंट ना मिले ना टाइम पे, तो भाई जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ना वो बर्बाद हो सकते हैं, वो फंक्शन करना भी बंद कर सकते हैं, ऐसा होता है ना। उनका उनका पूरा सिस्टम रैप अप हो सकता है, ऐसा बन तो, ठीक है। तो अगर उनको पेमेंट ना मिले टाइम पे, तो जो ट्रेड सिस्टम है उसी चीज़ को हेल्प करता है। तो गवर्नमेंट ने क्या इनको मैंडेट कर दिया है ट्रेड सिस्टम को, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है, फॉर पीएसयूज एंड एडिंग अ क्रेडिट गारंटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रेडिट गारंटी भी दी गई है, ठीक है। दो चीज़ें दी गई हैं, देखो दो चीज़ें करी गई हैं, एक तो मैंडेट किया है ट्रैक्स को, ठीक है, और दूसरी क्रेडिट गारंटी डाली गई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज एसेंशियली फोर्स कर रही है मनी कि वो मूव करे फास्टर थ्रू द इकोनॉमी के अंदर। तो एक बार ट्रेड्स पढ़ लेते हैं कि ट्रेड्स क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ट्रेड्स के बाद मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। देखो क्या, ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्लेटफॉर्म है जो कि आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। ट्रेड ट्रेड कोई लोन नहीं है, ट्रेड कुछ लोन नहीं है, ट्रेड एक मार्केट प्लेस है, एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पर इनवॉइसेस जो हैं,
इनवॉइसेस को सोल्ड किया जा सकता है, इनवॉइसेस आर सोल्ड लाइक अ कॉमोडिटी, लाइक अ कॉमोडिटी, कॉमोडिटी, ठीक है। तो वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पर इनवॉइस को सोल्ड किया जा सकता है लाइक अ कॉमोडिटी, ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं, एक बार थोड़ा पढ़ते हैं। देखो, जो एमएसएमई है उसने अपने गुड्स को सेल किया पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, ठीक है, पीएसयूज को, ठीक है। पीएसयू ने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, तुमने हमें गुड दे दिया, अब हम तुम्हें जो पैसा है ना इसका, मान लो 100 रुपये का गुड्स था, 100 रुपये का गुड्स था, 100 रुपये का गुड्स दे दिया पीएसयूज को। फिर पीएसयू ने बोला ठीक है, जो तुम्हारे 100 रुपये है ना, हम उन्हें ना 90 दिन में पे करेंगे। तो देखो, अब जो छोटी एमएसएमईज होती है ना, उनके पास कोई और पैसा नहीं, और तरीके नहीं होते पैसे फंड करने के लिए, ठीक है ना। वो मार्केट बोरोइंग नहीं कर सकती हैं, वो बैंक से भी पैसा नहीं ले सकती हैं, क्योंकि बैंक इनको हाई रिस्क की एसेट समझते हैं डायरेक्टली, ठीक है, हाई रिस्क की डील समझते हैं इनको। तो एमएसएमई के पास फिर कोई कैश नहीं बचेगा बाय करने के लिए रॉ मटेरियल, ठीक है। अगर उनको कोई नया ऑर्डर मिला इन 90 दिन के अंदर अंदर, कोई नया ऑर्डर मिला, तो भाई ये तो पूरा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास कैश ही नहीं है रॉ मटेरियल बाय करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि इनको इमीडिएट कैश नहीं मिलता है, इनको 90 दिन के अंदर कैश मिल रहा है, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। वही प्रॉब्लम को ट्रेड्स जो है सॉल्व करता है, ठीक है। तो अभी वो ट्रेड के मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, द ट्रेड सॉल्यूशन। तो अपलोड, तो पहले जो एमएसएमई है वो अपना जो इनवॉइस बिल है, क्योंकि पीएसयू ने इनको बिल दे रखा होगा, है ना, वो बिल को जो है वो ट्रेड पोर्टल के अंदर जो है अपलोड करेंगे। फिर अपलोड करने के बाद जो पीएसयू है जिसने बाय किया है, वो अपने अकाउंट को लॉगिन करेगा, और जो इनवॉइस है ना उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई, मैं इसी एमएसएमई से पैसा ओ करता हूँ। ये जो है ना मार्केट के अंदर ये दिखा रहा है कि हाँ भाई, पीएसयू ने एमएसएमई से पैसा ले रखा है ना, मतलब कुछ पैसा 100 रुपये ले रखे हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये दिखा रहा है। तो अभी क्या होगा, फिर ऑक्शन होगा इसके अंदर। ऑक्शन क्या है, बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, ये जो है इन रिसिप्ट्स को देखेंगी, इन इनवॉइस को देखेंगी, और इन एक्सेप्टेड इनवॉइस को देखेंगी। अगर एक्सेप्टेड नहीं होती है ना, तो आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, ट्रेड्स पे। तो उन एक्सेप्टेड इनवॉइस को देखेंगी और फिर उस पर बिड करेंगी। दे बिड टू पे द एमएसएमई इमीडिएटली। भाई ये तो जो पीएसयू है ये तो बोल रही है 90 दिन में, पर हमारे जो बैंक्स हैं, जो एनबीएफसीज हैं, वो बोल रहे हैं नहीं भाई, तुम्हें अभी के अभी पैसा देंगे, ठीक है। तो बैंक इन्हें कोट किया प्राइस 98 रुपीज़ देंगे हम तुम्हें, तुम्हारे 100 रुपये के बिल की इनवॉइस की जगह। बैंक बी बोलते हैं नहीं हम तुम्हें 98.5 देंगे। तो भाई एमएसएमई किसको चूज़ करेगा, बैंक बी को चूज़ करेगा, और एकदम इमीडिएटली अपने 100 रुपये के बदले डिस्काउंटेड प्राइस में 98.5 रुपीज़ ले ले। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये 100 रुपये की जगह इसने 98 क्यों ले लिया, है ना। अगर ये बंदा 90 दिन रुक जाता, अगर एमएसएमई वाला 90 दिन रुक जाता, तो उसको पूरे का पूरे 100 रुपये मिल जाते। पर मैंने भी ये आपको बताया कि भाई ये 100 रुपये तक के लिए रुक नहीं सकता है, क्योंकि 100 रुपये तक के अगर ये रुका, तो भाई क्या पता इसका धंधा ही बंद हो जाए, इसके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा खरीदने के लिए। भाई बिजनेस, देखो 100 दिन के लिए एमएसएमई रुक तो सकती है, लेकिन क्या एमएसएमई का बिजनेस रुकेगा? इसके अंदर जो एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी ना, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 90 दिन के लिए देना तो पड़ेगा ना, रेंट जो है वो देना तो पड़ेगा ना, है ना, ये जो नए ऑर्डर है उनको पूरा तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए इमीडिएटली कैश की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो गवर्नमेंट है ये चाहती है कि एमएसएमई को इमीडिएटली कैश मिल जाए, 98.5 रुपीज़ मिल जाए 100 रुपये के चक्कर में। अभी मैं इसके ऊपर मैथ भी बताऊंगा कि क्यों 100 रुपये से 98.5 के बाद भी एमएसएमई प्रॉफिट में है, फ़ायदा है उनका, ट्रेड्स उनको बचा रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो सेटलमेंट क्या है, आफ्टर 90 डेज क्या करेगा, जब 90 डेज हो जाएंगे तो पीएसयू जो है ना, जो पीएसयू है 100 रुपये डायरेक्ट बैंक बी को देगा, ठीक है। एमएसएमई का चक्कर ही खत्म, एमएसएमई को पॉइंट से हटा दिया, उनको लाइन से हटा दिया। इसका फ़ायदा होता है एमएसएमई को। तो एमएसएमई को क्या बेनिफिट हुआ इससे, देखो एमएसएमई को बेनिफिट हुआ कि उनको तो आज के आज ही कैश मिल गया, उनके पास लिक्विडिटी आ गई कि वो नया ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, उन्होंने कर दिया लोन को विदाउट रिकोर्स। देखो विदाउट रिकोर्स में क्या होता है, अगर मान लो 90 दिन बाद आफ्टर 90 डेज पीएसयूज पे ही नहीं कर पाई मनी, पीएसयूज बैंक करप्ट हो गई फॉर एग्जांपल, ठीक है, पीएसयूज पे नहीं कर पाए, वही इंसॉल्वेंट हो गई, तो भाई जो रिस्क है वो किसके पास आ गया, रिस्क जो था वो बैंक के पास आ गया। अभी बैंक जो है ये नहीं बोल सकता कि भाई यार एमएसएमई, हमने तो तुमसे ये इन्वॉइस लिया था, तो तुम हमें पैसा दो क्योंकि पीएसयू तो डूब गया, नहीं कर सकता लीगली वो चीज़। भाई बैंक को पीएसयू से ही लेना पड़ेगा। तो जो एमएसएमई का रिस्क था वो किसके पास आ गया, द रिस्क शिफ्ट टू बैंक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मीनिंग इफ द पीएसयू डज नॉट पे
लेटर, है ना, वो लेटर पे नहीं कर पाया, तो बैंक कैन नॉट आस्क द एमएसएमई टू रिटर्न द मनी, वो नहीं कर सकता। तो एमएसएमई को लिक्विडिटी मिल गई आज के दिन कि वो अपना बिजनेस चला पाए, और विदाउट रिकोर्सिंग मिल गई कि जो भी प्रॉब्लम या जो भी रिस्क था 90 डेज का, वो सारा का सारा बैंक के पास आ गया। भाई आना भी चाहिए था, क्योंकि बैंक ने जो 1.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा मारे हैं, कुछ ना कुछ तो करेगा ना इसका, है ना। ये तो 1.5 ऐसे ही बता रहा हूँ, वो तो बड़ी वैल्यू होती है ना, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो और क्या है दूसरी चीज़ एमएसएमई के लिए, अरे यार आगे ही करना था। एमएसएमई के लिए ये जो चीज़ है ना, क्योंकि हमें पता है जो ट्रेड्स है वो लोन नहीं है, ठीक है, वो तो एक सेल है, सेल करी है ना, एमएसएमई ने सेल करा है अपना इनवॉइस, वो तो सेल है। तो ये इनके डेप्ट सेक्शन में भी नहीं आएंगी, ठीक है, इनके डेप्ट सेक्शन में नहीं आएंगे। इसका मतलब जो इनकी फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी अच्छी दिखेगी, बेटर दिखेगी इन्वेस्टर्स के लिए। तो एमएसएमई को ही बहुत ज़्यादा तरीके से फ़ायदा है, इनको लिक्विडिटी मिल जाएगी, इनकी बैलेंस शीट अच्छी दिखेगी, इनको एक फैसिलिटी मिलेगी जिसको बोलते हैं विदाउट रिकोर्स, ठीक है, सारा का सारा रिस्क बैंक के पास आ जाएगा। तो बढ़िया है, मज़े मज़े हैं, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने ये बात बोली थी कि भाई इनको ये जो एमएसएमई है, थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि एमएसएमई जो है 100 रुपये के बदले 98 रुपीज़ में क्यों खुश है, ठीक है, क्यों खुश है। तो देखो मैंने अभी आपको यही सेम चीज़ बोली कि हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हम जब चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो हम अभी के रेस्पेक्टिव, हम अपने खुद के रेस्पेक्टिव से देखते हैं। लेकिन अगर मैं खुद एक एमएसएमई हुआ, तो मैं अगर एमएसएमई हूँ तो मैं कैसे देखूंगा, मुझे ये प्रॉब्लम होगी कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं अभी, तो मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे अभी सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, रेंट देना है, रॉ मटेरियल खरीदना है अपने नेक्स्ट ऑर्डर के लिए, तो मैं कैसे भरूंगा, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ मैं पहले से ये पैसा लेके रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मुझे हेल्प करेगा। और हम ये भूल जाते हैं कि कुछ हिडन कॉस्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ट्रैप, तो एमएसएमई अगर पूरे 100 रुपीज़ के लिए वेट करें ना 90 दिन तक, तो उनको उनको किस चीज़ से गुजरना पड़ता है, इंटरेस्ट ट्रैप से गुजरना पड़ता है। देखो अगर अब हम मानते हैं कि ये जो है ना ट्रेड्स पे नहीं गए, इनको 100 रुपीज़ ही चाहिए इन 90 डेज पीएसयू से डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली चाहिए, डायरेक्ट कन्वेंशनल मेथड से चाहिए। तो क्या प्रॉब्लम आएगी, अब देखना। प्रॉब्लम ये है कि अब इनके पास पैसा तो है नहीं, एमएसएमई के पास पैसा तो है नहीं, ये 100 रुपये है नहीं, और नेक्स्ट ऑर्डर आ गया, ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर आ गया, तो ये नेक्स्ट ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगी, वर्किंग कैपिटल उठाएंगी, है ना, वर्किंग कैपिटल लोन उठाएंगी, किससे, बैंक से उठाएंगी, ठीक है, या ओडी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उठाएंगी, किससे, बैंक से उठाएंगी, ठीक है। और ये जो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं ये कितने परसेंट पे होती हैं, मिनिमम 12 से 15% देना पड़ता है बैंक को, ठीक है। तो एक मैथ्स करते हैं, मैथ क्या बोल रही है, मैथ बोल रही है मान लो 15% पर एनम याद रखना, मैंने पर एनम बोला है, 15% पर एनम, पैसा 100 रुपये दिए, 100 रुपये दिए फॉर 3 मंथ्स, तो कितना इंटरेस्ट हो गया टोटल कितना इंटरेस्ट हो गया, देखो ये 15% है, पर एनम है, और हम 3 महीने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई ये मत बोल लेना 15 रुपये हो गया, ठीक है, 15 नहीं हुआ, ₹3.75 हो गया, ठीक है, ये हो गया 15/4 हो गया इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये आ गई, तो इसका मतलब एमएसएमई को बैंक को इतने रुपए देने पड़ेंगे अगर वो 100 रुपये का वेट करे। लेकिन अगर वो 100 रुपये का वेट नहीं करता है तो वो कितना, एमएसएमई कितना ही लॉस करेगा, वो लॉस करेगा 1.5 रुपीज़, ठीक है। तो 2.25 रुपीज़ का तो फायदा हो गया ना एमएसएमई को इनडायरेक्टली, इमीडिएट कैश लेके, क्योंकि आज के कैश की वैल्यू ज़्यादा है यार, फुल पेमेंट जो बाद में मिलेगा टुमारो में, उसकी वैल्यू कम है। आज के पेमेंट अगर मेरे पास पैसा आज है तो उसकी वैल्यू मेरे पास ज़्यादा है, तो इस मैथ से उसको फ़ायदा हो रहा है एमएसएमई को। तो इसलिए ही एमएसएमई इसी मेथड से, इस ट्रेड्स मेथड से ही जाने की कोशिश करती हैं, और इसलिए ही गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी किया है, ठीक है। तो एक तो ये हो गई कि मैथ्स ये बता रही है कि इनको 2.25 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल रहा है इनको, इनकी ग्रोथ ट्रैप नहीं हो रही। मान लो फ्यूचर में कोई 500 रुपये का वो आ गया, नया ऑर्डर आ गया, ठीक है, तो इनके पास ये 98.5 रुपीज़ रहेंगे इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए, इनको और एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा ना। अगर नहीं होते इनके पास तो इनको मना करना पड़ता, भाई नहीं, एक तो हम वर्किंग कैपिटल वैसे ही नहीं उठा सकते, और अब हम तुम्हारा जो ये 500 करोड़ रुपये का नया वो है, नया ऑर्डर है, उसको भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इनका बिजनेस, इनकी ग्रोथ ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ बेटर, हाँ, एक दूसरी चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी थी कि इनको वो मिल जाता है, विदाउट रिकोर्सिंग मिल जाता है ना, ये भी फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये है। अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने इनको मैंडेटरी क्यों किया।
मैंने बता तो दिया, वैसे मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि गवर्नमेंट ने क्यों मैंडेटरी किया है। गवर्नमेंट ने ये देखा कि MSMEs 100% के चक्कर में, 100% पैसों के चक्कर में ऐसा हो जाता है उनके साथ कि उनको 1 रुपया नहीं मिलता, इनका रैप अप पहले हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ही MSME के लिए इन्होंने ट्रैड्स को मैंडेटरी कर PSUs को मैंडेटरी कर दिया। अभी PSUs को मैंडेटरी इसलिए किया कि PSUs डिसिप्लिन रहे। देखो, जैसे ही इनवॉइस रेज हुआ तो जो PSUs है ना, इनका टिक टिक टाइम, इनका क्लॉक टाइम चल जाएगा कि भाई इनको जो है एकदम से इनवॉइस एक्सेप्ट करना है और प्लस पेमेंट 90 डेज के अंदर करना है। अगर नहीं करेंगे तो जो PSUs है इनकी रैंकिंग खराब हो सकती है ना, क्योंकि गवर्नमेंट इनको कंटिन्यूसली मेजर करती रहेगी इनकी परफॉर्मेंस को कि ये PSU ने इतना टाइम लिया था एक्सेप्ट करने में इनवॉइस को, इतना टाइम लिया था पेमेंट करने में इस पर्टिकुलर बैंक को। तो ऐसे रैंक कर सकती हैं, और कोई भी PSU का जो PSU ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहेगी कि उनकी रैंकिंग गंदी हो जाए या उनकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर बेकार हो जाए, है ना। तो फिर तो कोई इनका इन्वॉइस भी नहीं खरीदेगा। तो यही है, तो डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए PSUs के लिए इनको वो कर दिया मैंडेटरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द न्यू मैंडेट जो मैंने अभी बात कर ली है, ट्रांजेक्शन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म जो है हमारा ट्रेड्स जो है उसको मैंडेटरी कर दिया है फॉर PSUs, बट यूजिंग इट फॉर एवरी पेमेंट वॉज नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स। तो पहले नहीं था, अब उसको मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने मैंडेट कर दिया है ट्रैड्स को एज अ ट्रांजेक्शन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल परचेज ऑफ MSME बाय CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, ठीक है, कि PSUs के लिए मैंडेट क्यों किया, क्योंकि इससे PSUs का क्या फ़ायदा हो रहा है, और PSUs गवर्नमेंट कैसे PSUs को ट्रैक कर पा रही है, और दूसरा MSME का क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। दोनों के पर्सपेक्टिव से बता दिया कि मैंडेट का क्या फ़ायदा है, ठीक है। जो पहले ऑप्शनैलिटी थी ना, ऑप्शनैलिटी उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। PSU कैन नो लॉन्गर सिट ऑन इनवॉइस, ठीक है, ऐसे बैठे बैठे नहीं रहेंगे, ठीक है। दे मस्ट प्रोसीड थ्रू ट्रेड्स और मेक द पेमेंट साइकिल ट्रांसपेरेंट और ट्रैकेबल, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ, दिस क्रिएट अ सिस्टम लेड व्यू ऑफ हु पेज ऑन टाइम और हु डजंट, ठीक है। एक रैंकिंग क्रिएट हो जाएगी, मैं समझा चुका हूँ, इसको पता नहीं होते। दूसरा, एक क्रेडिट गारंटी सपोर्ट प्रोवाइड किया, एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया गया बाय द गवर्नमेंट। इससे क्या है, बैंक्स को बूस्ट मिलता है, बैंक्स को उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। देखो, हमने यहाँ पर PSU का भी देख लिया, ठीक है, MSME का भी देख लिया। इसमें सबसे ज़्यादा रिस्की पार्ट कौन है, बैंक के पास है ना, रिस्क सारा, क्योंकि सारा का सारा रिस्क बैंक के पास ट्रांसफर हो जाता है। तो मान लो अगर PSU फेल हो जाती है, पैसा नहीं देती, तो बैंक तो बोलेगा ये तो हमारे पैसे डूब गया, है ना। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो गवर्नमेंट ने बोला है कि उनको क्रेडिट गारंटी मिलेगी, बैंक्स को क्रेडिट गारंटी मिलेगी वाया CGTMSE, ठीक है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस फॉर ऑल दीज ट्रांजेक्शन। तो बैंक भी सिक्योर, अब सब सिक्योर, ठीक है। तो इफ अ बैंक पेज एन MSME फॉर एन इनवॉइस और PSU डिफॉल्ट करता है या डिले करता है एक्सेसिवली, तो CGTMSE वो पे करेगा या वो कंपनसेट करेगा बैंक को, ठीक है, फॉर द पोर्शन ऑफ द लॉस, ठीक है। तो बैंक फील सेफर मोर, तो बैंक फिर ज़्यादा बिड करेगा, और इंटरेस्ट रेट भी डिस्काउंटिंग रेट है वो भी ड्रॉप हो जाएगा। अब क्या पता 99 रुपीज़ पे भी आपको दे, आपके 100 रुपये 99 पे भी हो, ठीक है। तो सबके लिए फ़ायदा है ना, MSME को फ़ायदा होगा इससे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज़ बता दी बैंक को, एक और फ़ायदा दे दिया बैंक को, और फ़ायदा दिया बैंक को, ये दिया कि सिक्योरिटाइजेशन कर सकते हैं ट्रेड्स रिसीवेबल का, ठीक है। मान लो देखो, बैंक को इससे क्या दिक्कत हो रही है, बैंक ने ट्रेड बिल अपने पास रख लिया, ठीक है, इनवॉइस अपने पास रख लिया। तो जो बैंक का पैसा है वो तो ट्रैप हो गया ना इनवॉइस की फॉर्म में, है ना। बैंक का पैसा तो ट्रैप हो गया, कब तक ट्रैप हो गया, 90 दिन तक। जब तक PSU पे नहीं कर देता बैंक को, तब तक जो है बैंक का पैसा ट्रैप हो गया। तो गवर्नमेंट बोल रही है भाई तुम ऐसा मत कर, तुम अपने बैंक का जो तुम्हारा खुद का पैसा है उसको ट्रैप मत करो, तुम उसे लैंडिंग में लगाओ। लेकिन लैंडिंग में कैसे लगाएंगे, पैसा तो है नहीं, तो पैसे कैसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे कि जितने भी इन्वॉइसेज है ना आपके पास, उसका एक पूल क्रिएट करो और उसको सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर दो। नॉर्मली सिक्योरिटाइजेशन जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए, कि जितने भी आपके नॉन परफॉर्मिंग या स्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं उसका पूल क्रिएट करो और फिर उसको सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर ये इन्वॉइस को बोल रहे हैं, जो भी इन्वॉइस है उसका सारे के सारे इन्वॉइसेस का N1 N2 N3 सबका पूल क्रिएट करो और फिर उसको सिक्योरिटीज़ में कर दो, और फिर ये इनको बेच दो, इन सिक्योरिटीज़ को बेच दो इन्वेस्टर्स को,
ठीक है। तो आप सिक्योरिटी बेचोगे, आपको इन्वेस्टर्स देंगे पैसा, मनी, तो भाई आपको क्या है, आपका जो पैसा फंसा हुआ है 90 दिन के लिए वो भी नहीं फंसा रहेगा, इमीडिएटली फ्री अप हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ थी, यही सिक्योरिटी है। तो अनलॉकिंग द कैश, तो ये एक सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल रिफॉर्म है, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ ट्रेड्स रिसीवेबल। तो करंटली इफ अ बैंक बाइज एन इनवॉइस, तो बैंक का जो पैसा है वो मर गया है 90 दिन के लिए, उसकी बैंक बुक में रखा है ना, सिर्फ वो इनवॉइस के फॉर्म में, तो मनी, जो बैंक का मनी है वो लॉक्ड हो गया है, तो बैंक विल नॉट एबल टू तो बैंक अब जो है इनको बंडल कर पाएंगे थाउजेंड्स ऑफ इनवॉइस को इनटू अ पैकेज कॉल सिक्योरिटी। ठीक है, और फिर इनको सेल कर पाएंगे टू द अदर इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज। तो इससे क्या होगा, जो बैंक का मनी है वो फ्री अप हो जाएगा इमीडिएटली, अलाउइंग देम टू लेंड अगेन टू द एमएसएमईज। ठीक है, तो फिर दोबारा एमएसएमई को ये लेंड कर पाएंगे। इट क्रिएट्स अ सेकेंडरी मार्केट फॉर ट्रेड डेब्ट्स, थियोरेटिकली क्रिएटिंग अनलिमिटेड लिक्विडिटी। ठीक है, बस सेम चीज़। आगे बढ़ते हैं, लिंकिंग जेम्स। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को ट्रेड से, मतलब पूरे का पूरा साइकिल बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ बचे नहीं। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाए। देखो जेम्स क्या है, जेम्स एक मार्केट प्लेस है, जैसे अमेजोन एक मार्केट प्लेस है ना, वहाँ पर जेम्स भी एक मार्केट प्लेस है। एमएसएमई यहाँ पर रजिस्टर होती है अपने गुड्स के साथ। ठीक है, और गवर्नमेंट टेंडर निकालती है और इनको बाय कर लेती है। ठीक है, बिड करती है, मतलब ये एमएसएमई बिड करती है और फिर उसको बाय कर लेती है कि हाँ भाई ये सस्ती बिड कर रहा है तो इसको इससे बाय कर लेते हैं। तो ऐसे जो पीएसयू है, मटेरियल खरीदती है, इनसे मटेरियल खरीदती है और इनको इनवॉइस पकड़ाती है। तो यहाँ से ही होता है वो, गवर्नमेंट ई मार्केट से। तो अमेजोन लाइक पोर्टल है। तो व्हेन एन एमएसएमई रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम ऑन जेम्स, तो जो डाटा है ना, जो डाटा है वो इमीडिएटली अपने आप ही ट्रेड्स में चला जाएगा। वो जो इनवॉइस है ना वो अपने आप ही ट्रेड्स में भाग जाएगी, तुम्हें खुद से रेस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो और फिर बैंक जो है पहले से देख पाएंगे कि भाई ये वेरीफाइड ऑर्डर डाटा है। ठीक है, और ये डायरेक्टली जो है ना गवर्नमेंट सोर्स से आ रहा है, तो ये वेरीफाइड है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग द नीड फॉर पेपर वर्क एंड मेकिंग फाइनेंसिंग इंस्टेंट। ठीक है, फाइनेंस इंस्टेंट हो पाएगी फिर। ठीक है, तो यही चीज़ है। अगला क्या है, बजट 2026 अनवील करता है ट्रिपल रिफॉर्म टू डीपन द इंडियाज कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एंड कट द बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये एक मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो एम करता है फिक्सिंग द प्लम्बिंग मतलब गिरा हुआ इंडिया का कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट। ठीक है, द गवर्नमेंट वांट्स टू मूव इंडियन कंपनी को मूव करना चाहती है अवे फ्रॉम सोलली रिलाइंग, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बैंक लोन पे रिलाय करने से। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी इंडियन कंपनीज होती है ना, वो बैंक को खाती रहती है, मतलब बैंक का पैसा उड़ाती रहती है। ठीक है, उड़ाती नहीं है, मतलब बैंक का पैसा अब्जॉर्ब करती रहती है ना, और फिर पैसा इंटरेस्ट पे करती है उस पर, है ना, तो यहाँ से मनी उठा लेती है। तो सिर्फ और सिर्फ सोलरी बैंक पर रिलाय ना हो, क्यों, अगर सिर्फ बैंक पर रिलाय होगा तो एक प्रॉब्लम है जो क्रिएट हो जाएगी, इसको बोलते हैं सिस्टमिक रिस्क। ठीक है, जो इंडियन कंपनीज होंगी अगर ये फेल होती हैं तो बैंक के पैसा भी फेल होगा, और बैंक का पैसा फेल हुआ तो सिस्टमिक रिस्क क्रिएट हो सकता है, इंडिया की इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि तुम भाई इंडियन कंपनीज सिर्फ और सिर्फ बैंक लोन पे मत डिपेंडेंट हो, अरे तुम खुद ही जो है अपना बोरो कर लो ना यार, बाय इशूइंग द बॉन्ड्स, जो हमने पीछे पढ़ा था अभी, है ना, कैसे पीछे उन्होंने इशू किया म्युनिसिपल बॉन्ड्स, है ना, वैसे ही इनको बोल रही है इंडियन कंपनीज को कि तुम अपना खुद का कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करो, वहाँ से पैसा निकालो, है ना। तो लेकिन भाई प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है द कोर प्रॉब्लम इज इलिक्विडिटी प्रीमियम, दिस इज वन ऑफ द कोर प्रॉब्लम। ठीक है, द सिचुएशन क्या है, इफ एन इन्वेस्टर बाइज अ कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है, टाटा का, रिलायंस का, अगर कोई इन्वेस्टर कॉर्पोरेट बॉन्ड बाय करता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेल बिफोर मैच्योरिटी, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, एंड द सेकंड मार्केट हैज़ अ वेरी फ्यू बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, और आपको सेकेंडरी मार्केट में कोई बायर और सेलर मिलेगा ही नहीं इसका। तो मान लो देखो, कोई कंपनी है, ठीक है, इसने अपने बॉन्ड्स रिलीज किए मार्केट के अंदर, मार्केट में कौन बैठे रहते हैं, इन्वेस्टर्स ने पैसा दे दिया इनको, मनी, और अपने पास रख लिया बॉन्ड। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड। अभी कॉर्पोरेट बॉन्ड की हालत ऐसी है कि सेकेंडरी मार्केट में जो है ना भाई साहब, बायर्स और सेलर ही नहीं है। तुम एक बार बॉन्ड ले लो तो बेचोगे किसको, कोई खरीदेगा ही नहीं तुम्हारा बॉन्ड। ठीक है, और अगर तुम इसको बेचना चाहते भी हो, ठीक है, बेचना चाहते भी हो, तो भाई जो खरीदेगा वो बोलेगा मुझे तुम हायर इंटरेस्ट रेट दो। ठीक है, मतलब कंपनी भी बेचना चाहेगी ना, अगर कंपनी भी अब बेचना चाहेगी इन्वेस्टर्स को,
तो इन्वेस्टर बोलेगा, जो इन्वेस्टर है वो बोलेगा भाई तुम मुझे हायर इंटरेस्ट रेट दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा जो बॉन्ड है वो मार्केट में फंसा रहेगा, ठीक है, क्योंकि बायर है ना सेलर है, तो तुम मुझे भैया 12% पे दो ये, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो गई, कंपनी का बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं दैट द एक्स्ट्रा कॉस्ट इज कॉल्ड इलिक्विडिटी प्रीमियम, क्योंकि इन्वेस्टर का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा इलिक्विड है, तो इन्वेस्टर हायर इंटरेस्ट रेट डिमांड करता है फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स, फ्रॉम द कंपनी, और उसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो तो यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब थोड़ा पढ़ते हैं। तो बिकॉज द इन्वेस्टर फियर कि उनका जो बॉन्ड है वो मार्केट के अंदर स्टक रहेगा, ठीक है, टिल द मैच्योरिटी, तो वो क्या है, हायर डिमांड करते हैं यील्ड का एज अ कंपनसेशन, उसको ही बोलते हैं लिक्विडिटी प्रीमियम, ठीक है। तो इसको कौन सॉल्व करता है, हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि क्या कैसे कैसे सॉल्व होती है। अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। रिजल्ट क्या है, बोरिंग थ्रू बॉन्ड्स, अगर कोई इंडियन कंपनी बॉन्ड के थ्रू पैसा रेज करना चाहती है तो भाई वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, बिकम एक्सपेंसिव, कॉस्ट ऑफ बोरिंग एक्सपेंसिव, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल ए रेटेड या डबल ए रेटेड वाली जो कंपनीज हैं वही एक अच्छा खासा पैसा रेस कर पाती हैं, क्योंकि इससे नीचे तो भाई इन्वेस्टर्स खरीदते ही नहीं बॉन्ड, ठीक है। तो जो लो रेटेड होती हैं, जो वेरिएबल फर्म्स होती हैं, उन्हें तब भी अभी भी बैंक पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, ठीक है। और इसके ऊपर देखो, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, बॉन्ड मार्केट के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, बहुत पहले बनाई थी, आप देख लेना, डीपनिंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट नाम से है, ठीक है। तो उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है कि ट्रिपल ए बॉन्ड की तरफ या डबल ए बॉन्ड की तरफ क्यों स्क्यूड है, ठीक है, हमारी हमारी हमारे इन्वेस्टर्स, और इसमें क्यों कम है रिटेल इन्वेस्टर्स और ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही हैं यहाँ पर, ठीक है। एमएसएमई क्यों यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको इसे और डेप्थ में जाना है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्यूशन कैसे करेगा, तो बजट जो है तीन सॉल्यूशन देता है। पहला सॉल्यूशन क्या है, मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। व्हाट इज अ मार्केट मेकर्स, मार्केट मेकर्स कौन होते हैं, देखो मार्केट मेकर्स वो प्राइमरी मेकर्स होते हैं, जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई समझ लो, और म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, और अपने स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हो गए, ठीक है, एसपीडीज हो गए। तो ये क्या, ये मार्केट मेकर्स होते हैं। मार्केट मेकर्स का बेसिक काम क्या रहता है कि भाई मार्केट मेकर्स ऑलवेज कोट अ बाय और सेल प्राइस, ठीक है। तो ये मार्केट के अंदर एक तो लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं, जो मार्केट मेकर्स होते हैं ये मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं, प्लस एक कंटिन्यूसली किसी भी बॉन्ड का बाय और सेल प्राइस को फ्लक्चुएट कराते रहते हैं, ठीक है। और फ्लक्चुएट कैसे कराते हैं, खुद की करेंसी, खुद का बैलेंस शीट यूज करके, ठीक है। तो यही है, अ डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट, लार्ज बैंक और डीलर जो कि ऑलवेज कोट करता है बाय और सेल प्राइस फॉर सेलेक्टेड बॉन्ड्स जस्ट लाइक करेंसी डीलर्स डू फॉर द डॉलर्स। तो देखो इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर कोई इन्वेस्टर अब बेचने जाए, ठीक है, बॉन्ड्स को, इन्वेस्टर बेचने जाए बॉन्ड्स को, तो अब बेच लेगा, क्यों बेच लेगा, क्योंकि अगर कोई भी नहीं खरीदेगा ना तब भी मार्केट मेकर्स खरीदेंगे, ठीक है, मार्केट मेकर्स खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट मेकर्स को अपनी लिक्विडिटी स्टैंस बना के रखना है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मार्केट मेकर्स खरीदेंगे, तो जो इन्वेस्टर्स हैं ये मार्केट मेकर्स को बेच देंगे सारे के सारे बॉन्ड, और ये मार्केट मेकर्स हैं ये किस तरीके से बॉन्ड को रखेंगे, अपने इन्वेंट्री में जाकर रख लेंगे, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, ये इन्होंने बाय और सेल का तो प्राइस कोट किया, उसके साथ साथ जो है इन्होंने अपने बॉन्ड को इन्वेंट्री में भी रख लिया, और जो हमारा इन्वेस्टर था उसने अपना पैसा भी फ्री अप कर लिया, तो सब कुछ चीज़ें हो गई, ठीक है। अभी इसमें मार्केट मेकर्स को क्या फ़ायदा होता है, देखो मार्केट मेकर्स जो है ना एक पर्टिकुलर स्प्रेड, जो डिफरेंस बिटवीन दिस बॉन्ड बाय और सेल प्राइस होता है ना उसका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो वहाँ से वो प्रॉफिट निकालता है मार्केट मेकर, ठीक है, और इन्वेस्टर का जो पैसा है वो भी फ्री अप हो रहा है बॉन्ड को बेच के। देखो अभी अभी एक चीज़ देखते हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मार्केट मेकर है ना हमारा, वो कितने ही बॉन्ड खरीदेगा, मान लो उसने इन्वेंट्री के अंदर अपने बहुत सारे बॉन्ड खरीद कर बैठ गया, इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारे बॉन्ड हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बॉन्ड होने से क्या नुकसान है, बहुत सारे बॉन्ड होने से नुकसान है एक चीज़ का, कि भाई मान लो किसी दिन आरबीआई ने रेपो रेट जो है रेपो रेट बढ़ा दिया, ठीक है, मान लो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया किसी दिन, अभी इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा बॉन्ड पड़े हुए हैं मार्केट में करके, ठीक है, और आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो क्या इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा,
और हमने अभी डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट रेट मतलब यील्ड, अगर यील्ड बढ़ जाती है तो जो बॉन्ड के प्राइसेस होते हैं वो गिर जाते हैं, तो बॉन्ड के प्राइसेस गिर जाएंगे। और जैसे ही बॉन्ड के प्राइसेस गिरेंगे तो जो है मार्केट मेकर्स हैं जिन्होंने दबा के बॉन्ड खरीद रखे हैं, अपने इनके इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, क्या इनकी ऑन पेपर वैल्यूएशन कम नहीं हो जाएगी? तो इनको ऑन पेपर लॉस नहीं होगा? हाँ, इनको ऑन पेपर लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए, इस पर्टिकुलर चीज़ से बचने के लिए एक और चीज़ करी गवर्नमेंट ने। अब ये जो प्रॉब्लम है, देखो ये आपको प्रॉब्लम समझ आ गई। प्रॉब्लम ये हो रही है, मार्केट मेकर्स ने इन्वेस्टर को बचाने के लिए, अपना लिक्विडिटी स्टैंस क्रिएट करने के लिए मार्केट के अंदर बहुत सारे बॉन्ड्स खरीद के रख लिए। लेकिन बॉन्ड की, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, मतलब यील्ड बढ़ गई। यील्ड बढ़ने की वजह से बॉन्ड प्राइस जो है घट गया। जैसे ही बॉन्ड प्राइस घट गया तो ये पूल है, इसकी वैल्यूएशन ऑन पेपर बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई। ठीक है, तो भाई मार्केट मेकर्स को ये लॉस तो शो करना पड़ेगा ना अपनी बैलेंस शीट के अंदर, जो कि गलत दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा बैलेंस शीट। तो इससे हेज करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया। तो वो सपोर्ट क्या था, वही देखते हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, नीचे ही लिखा है, सॉरी। गवर्नमेंट इंसेंटिव, गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या है? मार्केट मेकर्स इज मार्केट की मेकिंग करना इज वेरी रिस्की। प्राइस कैन फॉल व्हेन द डीलर होल्ड द बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब मार्केट मेकर्स होल्ड द बॉन्ड। ठीक है, प्राइस फॉल हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया एक्सेस टू फंडिंग, लाइक लो कॉस्ट लिक्विडिटी प्रोवाइड कराई आरबीआई से टू सपोर्ट द एक्टिविटी। ठीक है, देखो तो इससे क्या, इसमें क्या हुआ, आरबीआई को बोला, मतलब आरबीआई इनडायरेक्टली आरबीआई को बोला गया, आरबीआई को बोला गया कि भाई देखो, आरबीआई बोल रहे हैं कि यहाँ पर इनको जो है ना स्पेशल लिक्विडिटी विंडो प्रोवाइड कराएंगे हम। और इस विंडो के अंदर जो ये हमारे मार्केट मेकर्स हैं, इनसे जो है बॉन्ड बाय कर लेगा आरबीआई टेम्परेरी। ठीक है, बॉन्ड बाय कर लेगा और उसकी जगह क्या दे देगा, इनको पैसा दे देगा, मनी दे देगा। तो इनके पास, मार्केट मेकर्स के पास पैसा आ गया। अब ये दोबारा से जो ये काम करते थे बाय और सेल करने का, कोटिंग करने का, है ना, कोट करने का, वो कर पाएंगे। उनकी ये वाले जो प्रोसेस है हिंडर नहीं होगी, है ना। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए आरबीआई ये बॉन्ड को खरीदेगा टेम्परेरी। तो इसको ही बोलते हैं स्पेशल लिक्विडिटी विंडो प्रोवाइड कराएगा आरबीआई। तो ये गवर्नमेंट ने एक सपोर्ट प्रोवाइड किया। ठीक है, दूसरा क्या सपोर्ट प्रोवाइड किया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर दूसरी सपोर्ट पाएंगे। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इनडायरेक्टली जो पूरी चीज़ करी, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इन्वेस्टर को जो है अशॉर्ड एग्जिट मिल गया। ठीक है, ये हमने देख लिया। और जो इलिक्विड प्रीमियम था, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट थी, वो कम हो जाएगी अब, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉल हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा। अभी मार्केट मेकर को बचाने के लिए और क्या किया, मार्केट जो दूसरा तरीका है, गवर्नमेंट जो दूसरे तरीके से हेल्प करने वाली है, वो क्या है, बाय लॉन्चिंग द इंडेक्स लिंक डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इंडेक्स लिंक डेरिवेटिव क्या होता है, द आइडिया इज बॉन्ड इन्वेस्टर्स नीड अ हेजिंग टूल। ठीक है, सिमिलर टू द निफ्टी फ्यूचर्स इन इक्विटीज। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं कि फ्यूचर्स क्या होते हैं और फिर थोड़ा और पढ़ते हैं। फिर फंड्स होल्डिंग लार्ज बॉन्ड पोर्टफोलियोज कैन हेज, वो हेज कर पाएंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है, बाय ट्रेडिंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स डेरिवेटिव इंस्टेड ऑफ सेलिंग एक्चुअली। ठीक है, तो क्योंकि वैसे भी जो ये इंडेक्स जो ये मार्केट मेकर्स हैं, वो वैसे भी सेल नहीं कर सकते इनको, है ना, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं इनको, सेल ही नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट मेकर्स ही मेन लिक्विडिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये सेल नहीं कर सकते। तो सेल नहीं कर सकते तो हेज तो कर सकते हैं, अपने रिस्क को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं। तो रिस्क को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए देखो दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। पहले ये डेरिवेटिव क्या होता है वो जानना पड़ेगा, उसके बाद ये जानना पड़ेगा कि फ्यूचर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें जान जाओगे तो आप समझ जाओगे कैसे शॉर्ट करने पे रिस्क जो है हेज हो जाता है, ये दोनों चीज़ें समझने के बाद। ठीक है, अभी मैं क्या है ये दो चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको इसमें और डेप्थ में जाना है तो मेरी एक वीडियो है रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। ठीक है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे ना तो उसमें सारी की सारी चीज़ें डेप्थ में है, मतलब डेरिवेटिव्स डेप्थ में है, फ्यूचर एंड ऑप्शन डेप्थ में है, फॉरवर्ड्स डेप्थ में है, और सॉप्शंस क्या होता है वो डेप्थ में है, और ऑप्शंस क्या होता है वो भी डेप्थ में है। ठीक है, आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी वहाँ पर। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में बताऊँगा दो चीज़ें होती क्या है। ठीक है, तो पहले डेरिवेटिव देखते हैं। देखो, जो डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेटिव वो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है, डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से ड्राइव करता है, अंडरलाइंग वेरिएबल एसेट से।
वेरिएबल एसेट से। तो इसका मतलब क्या है, ये जो डेरिवेटिव है वो एक ऐसा बक्सा है, एक ब्लैक बॉक्स है, जहाँ पर आप जो भी अंदर रखोगे वो उसकी वैल्यू इनहेरिट कर लेगा। मान लो मैंने अंदर बनाना रखा और बनाने का प्राइस है 12 रुपये, तो इस डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 12 रुपये। अब मैंने इसके अंदर रख दिया रिलायंस का शेयर, और रिलायंस शेयर की जो वैल्यू है 100 रुपये है, तो अब इस पर्टिकुलर ब्लैक बॉक्स की जो हम डेरिवेटिव बोल रहे हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 रुपये। तो जो आप इस बॉक्स के अंदर रखते जाओगे ना, वो उसी की वैल्यू ड्राइव कर लेगा, इसलिए बोलते हैं इनको डेरिवेटिव्स। तो ये जो अपनी वैल्यू है वो अंडरलाइंग एसेट से ड्राइव करते हैं, और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हेजिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, हेजिंग के लिए वो भी कौन से पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स, एक फ्यूचर, फॉरवर्ड्स और ऑप्शंस होते हैं, वैसे होते हैं। हम मैं सिर्फ बात करूंगा फ्यूचर की आज, वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन आज फ्यूचर की बात करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर्स वो डेरिवेटिव्स होते हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो दो पार्टी के बीच में होते हैं, दो पार्टी के बीच में किए जाते हैं, और इनका एग्जीक्यूशन होता है फ्यूचर में। साइन तो प्रेजेंट में होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट फ्यूचर में होते हैं। वैसे डेरिवेटिव्स, वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ दो लोगों के बीच में ऑन स्टॉक एक्सचेंज, उनको बोलते हैं फ्यूचर डेरिवेटिव्स। तो फ्यूचर डेरिवेटिव्स वो उन टाइप के वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो साइन तो प्रेजेंट में होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन उनका होता है फ्यूचर में। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है, देखो एक ए है, एक बी है। ठीक है, ए के पास क्या है, चॉकलेट्स हैं 100 रुपये की, 100 रुपये की चॉकलेट है। ठीक है, और चॉकलेट क्या है, पर चॉकलेट कमोडिटी है। ठीक है, तो मान लो ये एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा फ्यूचर में एग्जीक्यूट होता है। साइन आज होता है लेकिन फ्यूचर में एग्जीक्यूट होता है, मतलब मान लो 3 महीने बाद ये एग्जीक्यूट होने वाला है। तो बी क्या है, बी जो है इन चॉकलेट को खरीदना चाहता है, ए से चॉकलेट खरीदना चाहता है, लेकिन आज नहीं, 3 महीने बाद, फ्यूचर में। तो ये बी जो है ए को ये बोलेगा कि देख भाई, मैं तेरी 100 रुपये की जो वर्थ है चॉकलेट है वो खरीद लूंगा 3 महीने बाद। कितने प्राइस पे, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 105 रुपये पे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये है 105 रुपये पे, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, इतने पे खरीद लूंगा। जो तेरी 100 रुपये की चॉकलेट है, मैं 3 महीने बाद, बी जो है ये बोल रहा है ए से कि वो खरीद लेगा कितने रुपए में, 105 रुपये में। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, अभी ये क्यों खरीदने को क्यों रेडी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो ए है, ए को क्या है, ए को ये डर लग रहा है, ए को प्राइस फॉल होने का डर लग रहा है, ए को लग रहा है कि 3 महीने बाद जो चॉकलेट का प्राइस है वो पहुंच जाएगा 85 रुपीज़। ठीक है, दूसरी ओर साइमल्टेनियसली बी को ये लग रहा है, बी को प्राइस राइज होने का डर लग रहा है। बी को लग रहा है कि इन चॉकलेट का जो प्राइस है वो 120 हो जाएगा। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में आज नहीं आते हैं तो 3 महीने बाद अगर बी खरीदने को गया तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। वो कैसे क्रिएट होंगी अभी देखते हैं। देखो अब हो गए 3 महीने बीत गए, अब आ गया 3 महीने के बाद। अभी 3 महीने के बाद जो होंगे 2 केस होंगे, केस 1 और केस 2। मान लो चॉकलेट का प्राइस, जो चॉकलेट है उसका प्राइस हो जाता है 120 रुपये। ठीक है, चॉकलेट का प्राइस हो जाता है 120 रुपये। तो अभी किसका डर था, बी का डर था प्राइस का बढ़ने का। तो इसमें कौन लूजर हुआ और कौन विनर हुआ, जो लूजर है वो हुआ ए और विनर है वो हुआ बी। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो भाई 105 रुपये है। अभी बी जो है ए से चॉकलेट खरीदेगा 105 रुपये में ही, चाहे चॉकलेट का प्राइस कितना भी हो फ्यूचर में, है ना भाई। 3 महीने बाद जो चॉकलेट का प्राइस था वो हो गया 120 रुपये, लेकिन भाई बी विनर है। क्यों, क्योंकि बी ने जो है ना पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा था, और कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन कर रखा था, प्राइस राइज होने पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इसने, है ना। क्योंकि बी को ये लग रहा था कि चॉकलेट का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, जो कि बढ़ा फ्यूचर में। तो किसको लॉस हुआ, ए को लॉस हुआ, क्योंकि अगर ए कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया होता तो आज वो अपनी चॉकलेट 120 रुपये में बेचता, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, अब उसे 105 रुपये में बेचनी पड़ेंगी। मतलब ये जो डिफरेंस है ये ए का तो लॉस हो गया भाई, जो कितने रुपए, 15 रुपये जो हैं वो ए का लॉस हो गया।
ठीक है, और जो 15 रुपये है वो ए का विन हो गया। तो जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है फ्यूचर में, तो किसी एक का लॉस होता है, किसी एक का फायदा होता है। तो यहाँ पर किसने अपना रिस्क हेज किया? किसने किया भाई? बी ने अपना रिस्क हेज कर लिया, बी ने अपना रिस्क हेज कर लिया। लेकिन अगर एक केस दूसरा होता, मान लो अब चॉकलेट की जो करंट प्राइस है फ्यूचर में 3 महीने बाद चॉकलेट की प्राइस हो जाती 85 रुपीज़, तो अब कौन विनर? अब विनर है ए, ठीक है, और लूजर है कौन? लूजर है बी। अब प्राइस हो गया फॉल, प्राइस हो गया फॉल। तो अगर बी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया होता तो बी जो है 85 रुपीज़ में खरीदता चॉकलेट, लेकिन अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में 105 रुपये लिखा है तो उसे 105 रुपये में ही खरीदना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंस है ये किसका? ए का तो फायदा हो गया। ये डिफरेंस कितना हो गया? 15 और 5 20, 20 रुपये फायदा हो गया ए का, और वही जो है वो लॉस हो गया बी का। ठीक है, तो ऐसे करके इस बार केस 2 में किसने किसने रिस्क हेज कर लिया? केस 2 में ए ने रिस्क हेज कर लिया, ए को फायदा हो गया। ठीक है, तो अभी क्या होता है, नॉर्मली फ्यूचर्स के अंदर कमोडिटी एक्सचेंज नहीं होती है, ये जो डिफरेंस है ना ये एक्सचेंज होता है। अभी यहाँ पर जो बी का फायदा हुआ है ना, ये बी सीधे ए जो है सीधे बी को 15 रुपये दे देगा, ना कि कमोडिटी देगा। और इधर इस वाले केस में जो बी है, बी जो है ए को 20 रुपये दे देगा, ना कि कोई कमोडिटी देगा। तो मतलब प्राइस जो है, जो डिफरेंस है वो एक्सचेंज होता है, रियल कमोडिटी एक्सचेंज नहीं होती। और यहाँ पर इसमें दोनों ही अपने अपने रिस्क को हेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बी प्राइस के राइज को हेज कर रहा होता है और ए प्राइस के फॉल को हेज कर रहा होता है। तो इन द सेम मेथड, इन द सेम विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, यहाँ पर बी ने अपने प्राइस के फॉल को हेज कर लिया, प्राइस के फॉल को हेज कर लिया। अभी वो पता नहीं कि फ्यूचर में क्या हुआ होगा, है ना, फ्यूचर में तो हमें फ्यूचर में आने के बाद पता चलेगा, लेकिन कोशिश तो करी हेज करने की। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर होती है। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ते हैं और कैसे ये जो बंदे हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, वो प्राइस के फॉल होने पे हेज कर लेते हैं। वो सेम मेथड से मैंने जैसे बताया ना वैसे ही हेज कर लेते हैं। ठीक है, तो बस अब पढ़ने का काम रह गया है। देखो, कोई फंड होल्डिंग है जिसने लार्ज बॉन्ड्स खरीद रखे हैं। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस घट जाता है, बीपी घट जाता है। तो बॉन्ड, इसका मतलब जो जो एमएम है उसको क्या हेज करना है? प्राइस का गिरना, प्राइस का गिरना मतलब नीचे जाना, प्राइस का फॉल करना, सॉरी हाँ, प्राइस का फॉल करना हेज करना है। तो वो इसी मेथड से हेज कर सकता है, पर वो तभी हेज कर पाएगा ना जब ये कॉर्पोरेट इंडेक्स बॉन्ड होंगे। तो गवर्नमेंट ने यही किया, गवर्नमेंट ने इंडेक्स लिंक्ड डेरिवेटिव्स को लॉन्च कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, ये क्योंकि इनके पास इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स पड़े रहते हैं, उसके बॉन्ड्स के प्राइस के फॉल को रिस्क को हेज करने के लिए इन्होंने, गवर्नमेंट ने इंडेक्स लिंक्ड डेरिवेटिव लॉन्च कर दिए। तो अब ये लोग जो हैं, इफ द इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड टू राइज एंड बॉन्ड प्राइस एक्सपेक्टेड टू फॉल, तो ये जो फंड्स हैं ये शॉर्ट कर पाएंगे अपने बॉन्ड इंडेक्स को और प्रोटेक्ट कर पाएंगे। वो सेम मेथड जो मैंने आपको बताया वैसे करके। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? अनेबल्स प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट, अट्रैक्ट कर पाएंगे पेंशन फंड्स को, इंश्योरर को और एफपीआईज को, जो कि एक डीप मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं, मतलब मार्केट मेकर्स होते हैं। तो इनको ऐसे भी हेल्प मिलेगी। तो हमने देख लिया, जो मार्केट मेकर्स हैं, जो अपने पास इन्वेंट्री में बहुत सारे बॉन्ड रखते हैं, वो दो तरीके से अपने आप को हेज कर, अपने रिस्क को बचा पाते हैं। एक तो आरबीआई की स्पेशल विंडो के थ्रू, और एक गवर्नमेंट के ये डेरिवेटिव्स के थ्रू। ठीक है, अब मैं आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो, बजट, ये तो हमने पढ़ लिया। एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं टोटल रिटर्न स्वाप्स, टीआरएस। तो ये टीआरएस क्या है? देखो, टीआरएस जो है, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बैंक ए, जो पार्टी ए होता है, वो बॉन्ड को होल्ड करता है ऑन इट्स बुक। ठीक है, और जो इन्वेस्टर होता है पार्टी बी, वो रिसीव करता है ऑल इंटरेस्ट और प्राइस चेंजेस, और इन रिटर्न जो पार्टी बी है वो फिक्स अमाउंट या फिक्स फी जो है पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, मान लो कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है, उसे कॉर्पोरेट बॉन्ड में अपने पैसे डालने हैं। ठीक है, इंडियन कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसे डालने हैं। तो देखो, फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो ना आसानी से इंडियन मार्केट का एक्सेस नहीं होता है, लेकिन ये डायरेक्टली एक्सेस ले सकते हैं थ्रू बैंक्स। अब कैसे कैसे ले सकते हैं?
ये मान लो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इनको जो है लेना है 100 करोड़ रुपए का एक्सपोजर, 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर इन द इंडियन कॉर्पोरेट मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। तो वो बैंक के थ्रू ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं भाई? बैंक जो है ना, बैंक क्या करेगा, बैंक जो है यहाँ पर जो है बैंक पार्टी ए होल्ड्स द बॉन्ड ऑन इट्स बुक। तो बैंक क्या करेगा, इंडियन कंपनीज से बॉन्ड उठा लेगा, बॉन्ड ले लेगा, ठीक है, और अपने अपने एक जगह रख लेगा। यहाँ पर इसने बॉन्ड रख लिए, बैंक ने बॉन्ड रख लिए। अभी बैंक ने इस बॉन्ड का पैसा भरा, ठीक है, बैंक ने कैसे भरा भाई? बैंक के पास जो है ना चीप मनी होता है अवेलेबल, ठीक है। मान लो बैंक ने कहीं से पैसा उधार लिया, कितने परसेंट पे? 6% पे, 6% पे उधार लिया, ठीक है। इंडियन कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद लिए और बॉन्ड को यहाँ पर जाके रख लिया, ठीक है। अब कोई फाइनेंशियल ये फॉरेन इन्वेस्टर है, वो आया, अब बैंक के पास आया, बोला कि यार मेरे को जो है ना इतने 1000 करोड़ रुपए का जो है ना एक्सपोजर चाहिए। अभी बैंक जो है ना अपने इतने 1000 करोड़ रुपए का जो बॉन्ड है वो साइड में निकाल के रख लेगा यहाँ पर, ठीक है। बोलेगा ये देखो, ये रहे तुम्हारे बॉन्ड, ठीक है, ये हो गए तुम्हारे बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पैसा तो बैंक ने लगाया, लेकिन बैंक जो है होल्ड कर रहा है FI के, फॉरेन इन्वेस्टर्स के बॉन्ड्स अपने पास। अभी पैसा तो बैंक ने लगा रखा है और बैंक जो है सिर्फ इससे फी ले रहा है। तो बैंक क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि बैंक जो फी लेता है ना वो 7% पे लेता है, ठीक है, मान लो 7.5 पे लेता है। तो जो प्योरली इनका डिफरेंस है ना, 1.5% का जो इनको एडवांटेज मिल रहा है ना बैंक को, उससे पैसा कमाता है बैंक, ठीक है। बैंक असलियत में चीप मनी से तो बॉन्ड खरीद लेता है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे 7% फी लेता है, 7% की फी लेता है। और जो डिफरेंस होता है 1.5%, ये उनका प्योर फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है, ठीक है। क्वेश्चन यही आ जाता है कि भाई बैंक ने पैसा लगाया, लेकिन इन्वेस्टर्स ने तो सिर्फ फी पे करी। लेकिन इसमें एक और कैच है। कैच क्या है? देखो, कैच ये है, इसमें लिखा हुआ है क्या? नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ, मुझे ही बताना पड़ेगा। कैच ये है, दोबारा फिर यहीं से बताता हूँ। देखो कैच क्या है कि जो बैंक है ना, बैंक को कैसे फ़ायदा हो रहा है? बैंक ने चीप मनी से बॉन्ड खरीद लिए और यहाँ पर कोने में रख दिए और इसको बता दिया ये लो भाई तुम्हारे बॉन्ड्स ये रहे, ठीक है, और तुम मुझे 7% प्लस फी दे दो, 7% फी दे दो। लेकिन इन्होंने ये भी बोला, बैंक ने, देखो अगर कुछ लॉस होता है ना, अगर मान लो इनका ये जो बॉन्ड है, इनका प्राइस गिर जाता है, बॉन्ड का प्राइस गिर जाता है, मान लो 100 रुपये के बॉन्ड थे फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये के बॉन्ड रखता हूँ, और अब बॉन्ड प्राइस हो जाता है 95 रुपीज़ मान लो। तो बैंक क्या बोल रहा है, देखो भाई तुम्हारे बॉन्ड हमने रख रखे हैं, ठीक है, अब इसकी वैल्यू 5 रुपये गिर गई है, तो तुम जो है अब मुझे फीस तो दोगी, 7% पे फीस तो दोगी, प्लस ये जो 5 रुपये तुम्हारे गिरे हैं ना बॉन्ड पे, ये भी दो। क्योंकि भाई हम तो तुम्हारे लिए बॉन्ड को मेंटेन कर रहे हैं, इस पे जो लॉस है वो भी तो तुम उठाओ, जो लॉस है वो तुम उठाओ। क्यों? क्योंकि तुम सारा का सारा इंटरेस्ट और प्राइस चेंज तुम ही लेके जा रहे हो, तुम ही सब कुछ इंटरेस्ट लेके जा रहे हो, है ना। तो अगर इस पे तुम इंटरेस्ट लेके जा रहे हो तो इस पे जो लॉस है वो भी तो तुम ही लेके जाओ, ठीक है। तो ये कैच है बैंक का, कि बैंक इसकी जो लॉस वाला जो पार्ट है ना वो भी वसूलता है, फॉरेन इन्वेस्टर से। और इससे क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को उनको एक्सपोजर मिल जाता है इंडियन कॉर्पोरेट मार्केट में, ठीक है। बैंक को क्या फायदा हो गया? बैंक को फी मिलती रहती है, और अगर लॉस होता रहता है तो वो भी मिलता रहता है, ठीक है, दोनों चीज़ें मिलती रहती हैं। और इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है? इन्वेस्टर्स को ये फ़ायदा होता है कि उनको इंडियन बॉन्ड मार्केट के अंदर एंट्री मिल जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं टोटल रिटर्न स्वैप, जहाँ पर पार्टी ए होल्ड्स द बॉन्ड ऑन बुक, पार्टी बैंक होल्ड करके रखेगा, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो सारा का सारा रिटर्न, इंटरेस्ट और प्राइस चेंज लेके जाएगा अपने घर। लेकिन इसके बदले पार्टी बी को जो है, पार्टी ए को फिक्स्ड फी देनी पड़ेगी, प्लस जो लॉस है वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर हु फेस रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टली ओनिंग द इंडियन डेप्ट नाउ कैन टेक द एक्सपोजर, ठीक है। रिस्क गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वाइड इन्वेस्टर बेस, मोर डिमांड। अभी क्या है, अगर ऐसा होगा तो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी मार्केट के अंदर आ पाएंगे। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी मार्केट के अंदर आ पाएंगे तो वो लिक्विडिटी इंक्रीज कर सकते हैं, वो बाय कर सकते हैं, वो सेल कर सकते हैं। अभी मार्केट मेकर का जो रिस्क है वो इन पे भी आ जाएगा, तो फायदा है गवर्नमेंट का, ठीक है।
तो वही सेम चीज़ यहाँ रखिए कि बैंक को क्या बेनिफिट है, बैंक को जो है एक फ़ी मिल रही है इन्वेस्टर से, और इंश्योरेंस भी मिल रहा है बाय द इन्वेस्टर फॉर एनी प्राइस ड्रॉप। अगर 5 रुपये ड्रॉप होता है तो वो भी देना पड़ेगा, और गेट पेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी भी मिल रही है, ठीक है। तो रिस्क फ्री प्रॉफिट है बैंक का, तो बैंक के तो मज़े ही मज़े हैं, बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैंक तो जो पैसे उठा रहा है, जो बॉन्ड उठा रहा है, वो तो चीप मनी के थ्रू उठा रहा है, जो कि 6% पे फ़ायदा है। द ग्रोथ कॉन्टेक्स्ट, बॉन्ड एंड बॉन्टीफुल, ठीक है, बाउंटीफुल। तो करंट बॉन्ड जो हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसका साइज क्या है, 60 लाख करोड़ रुपीज़ है, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सीपी और सीडी मिला के, ठीक है, कॉमर्शियल पेपर्स या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिला के, सब कुछ मिला के, ठीक है। और जो गवर्नमेंट का बॉन्ड मार्केट है वो कितना है, डबल है, 120 लाख करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। और जो जीडीपी है कॉर्पोरेट बॉन्ड का वो 15 से 16% है ऑफ जीडीपी, फार बिलो कोरिया और चाइना के लेवल से, ठीक है। तो इंडियाज फाइनेंसिंग इज स्टिल बैंक डोमिनेटेड, ठीक है, अभी भी बैंक डोमिनेटेड है, अनलाइक डेवलप इकोनॉमीज में जहाँ पर मार्केट फंड मोस्ट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट होती है मोस्टली, ठीक है। ये फायदा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा, एनबीएफसीज को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एनबीएफसीज बहुत बड़े लार्ज इशूअर्स होते हैं ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड टू फंड द कार लोन्स, गोल्ड लोन्स, एमएसएमई क्रेडिट, ठीक है। तो अगर ये सबसे बड़े इशूअर हैं, तो अगर बॉन्ड मार्केट के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन होगी तो इनको चीप बोरिंग मिलेगी, है ना, एनबीएफसीज को चीप बोरिंग मिलेगी, प्लस लॉन्ग टेन्योर के लिए भी पैसा मिलेगा, और डाइवर्सिफाई इन्वेस्टर बेस मिलेगा, रिटेल इन्वेस्टर्स भी होंगे, और अभी जो टीआरएस के थ्रू जो है एफआईज भी आ जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एनबीएफसी बैलेंस शीट बनेगी, और अगर 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 किसी भी एनबीएफसी की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होगी तो भाई वो फ्यूल करेगा क्रेडिट लेड ग्रोथ अक्रॉस द इकोनॉमी, हेल्प हेल्प मिलेगी इनडायरेक्टली, ठीक है। और आते हैं अपने चौथे पार्ट पे, जो कि है सेबी सेट टू एक्सटेंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग बैन ऑन 7 एग्री कमोडिटीज टू कंटेन फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर भी वो सेम चीज़ डेरिवेटिव वाली चीज़ आएगी, इसलिए मैंने आपको वहाँ पर डेरिवेटिव सही से पढ़ा दिया कि मुझे यहाँ पर ना पढ़ाना पड़े। तो सेबी ने जो है रिपोर्टेडली जो बैन है 7 एग्री कमोडिटीज़ पे, वो उसको बढ़ा दिया है, उसको एक्सटेंड कर दिया है फॉर अनदर ईयर, ठीक है। जो बैन जो है ओरिजिनली इम्पोज किया गया था ऑन 2021 टू फाइट द राइजिंग फूड प्राइसेस वॉज सेट टू एक्सपायर इन मार्च में एक्सपायर होने वाला है, उसको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। और ये क्यों किया है कि गवर्नमेंट का प्राइमरी गोल क्या है, टू प्रिवेंट द एक्सेसिव स्पेकुलेशन दैट कुड ड्राइव अप द फूड इन्फ्लेशन ना पड़े। इवन दो इंडस्ट्री एक्सपर्ट की ये जो बैन आपने लगाया है गवर्नमेंट ने, वो फार्मर को हर्ट करेगा इन द एंड, ठीक है। फार्मर को हर्ट कैसे करेगा, देखो देखो बैन क्या है, पहले वो एक बार बैन पढ़ लेते हैं कि सेबी ने जो है सस्पेंड कर दिया है फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर, अब ये फ्यूचर वही वाला फ्यूचर जो मैंने आपको बताया था, फ्यूचर डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ट्रेडिंग ऑन द 7 की एग्रीकल्चर कमोडिटीज। दिस मीन्स ट्रेडर्स कैन नॉट बाय और सेल द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर दीज गुड्स फॉर फ्यूचर डिलीवरीज, है ना, फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता ये ऑन कमोडिटी एक्सचेंज, जो कि NCDEX है और MCX है, ठीक है। यहाँ ये जो है ना, ये क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पर आप ये कमोडिटी बाय कर सकते हो, बाय और सेल कर सकते हो। तो कौन सी वो कमोडिटीज़ हैं, नॉन बासमती पैडी हो गई, मतलब राइस हो गया, वीट हो गया, चना हो गया, मस्टर्ड सीड हो गया, सोयाबीन हो गया, क्रूड पाम ऑयल हो गया, और मूंग हो गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझते हैं। देखो गवर्नमेंट को क्या डर लगता है, गवर्नमेंट को डर लगता है प्राइस डिस्कवरी से, ज़्यादा प्राइस डिस्कवरी से, ठीक है, कि प्राइस डिस्कवरी स्पिल ओवर ना हो जाए, ठीक है। थ्योरी क्या बोलती है, तो ये क्यों बनाएगा, ये थ्योरी बोलती है कि एक हेल्दी मार्केट में जो फ्यूचर्स जो हैं वो ये बताते हैं, फ्यूचर्स ये बताते हैं कि कितनी क्रॉप का क्या प्राइस हो सकता है आने वाले 3 महीने में, है ना। देखो अगर बहुत सारे लोग बस यही बेट करें कि फ्यूचर में क्रॉप का जो प्राइस है वो जो है 100 रुपये से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सबको यही लग रहा है, मार्केट को यही लग रहा है, पूरी मार्केट को ये लग रहा है कि यार 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, सबके दिमाग में ये चल रहा है। तो गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि यार फ्यूचर में कॉर्पोरेट जो क्रॉप्स हैं उसका जो प्राइस है वो आने वाले 3 महीने में 120 हो सकता है, क्योंकि सब इस पर ही बैट कर रहे हैं। तो इससे क्या है, प्राइस डिस्कवरी हो जाती है, फार्मर को भी पता चल जाता है कि हाँ यार मेरा 120 रुपये मुझे मिल सकता है फ्यूचर में 3 महीने, तो मैं अगर 3 महीने तक रोक के रखूँ तो क्या पता मुझे प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी। लेकिन इससे स्पिल ओवर भी हो जाता है। भाई इंडिया में क्या है, ये तो थ्योरी है,
थ्योरी वाइज बिल्कुल सही है, लेकिन इंडिया की रियलिटी थोड़ी अलग है। इंडिया में क्या है, ये लोग क्या है, स्पेकुलेटर्स होते हैं, इसको जो ना ट्रेडिंग पर्पज से यूज़ करते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं। वो क्या बोलते हैं कि भाई हाँ, वीट का जो प्राइस है वो 20% ज़्यादा होने वाला है, ठीक है, 120 होने वाला है रुपये 100 से। ये उस पर बैट कर रहे हैं, सारे स्पेकुलेटर्स इस पर बैट कर रहे हैं, ठीक है। तो होल सेलर्स क्या करेंगे, जो होल सेलर्स हैं जिनके पास ये असली में वीट है, जो होल सेलर है जिनके पास असलियत में ये वीट है, वो जो ना ये फ्यूचर का प्राइस जो है ना, फ्यूचर का प्राइस जो है जो 120 है, उसको आज ही मैच करने की कोशिश करेंगे स्पॉट मार्केट के अंदर, करंट प्राइस, करंट मार्केट के अंदर स्पॉट करने की कोशिश करेंगे। बोलेंगे कि फ्यूचर में इतनी बैटिंग लग रही है, तो ये बोलेंगे कि नहीं भाई, हम तो 120 में बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि ये जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ है वो प्रेजेंट को मॉडिफाई करेगी, प्रेजेंट को अल्टर करेगी। जो होल सेलर्स हैं वो ये बोलेंगे नहीं नहीं, अब हम 120 में बेचेंगे आपको। तो जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ थी, जो फ्यूचर में इन्फ्लेशन क्रिएट होने वाला था, वो आज के दिन में हो गया इसकी वजह से। तो गवर्नमेंट का जो एक्सेसिव स्पेकुलेशन की वजह से, ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो इन्फ्लेशन होनी होती है फ्यूचर में, वो आज के दिन ही हो जाती है। होल सेलर्स जो फ्यूचर के प्राइसेस होते हैं उसको आज के दिन मैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। यही दिक्कत है। दिस इज द वन ऑफ द ट्रिकी थिंग, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या है, देखो, जो बड़े बड़े HNI हैं, हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो बार बार बैट करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा बैट करते रहेंगे, है ना, फ्यूचर्स में जाके फ्यूचर्स खरीदते रहेंगे बार बार 3 महीने में, और बोलते रहेंगे कि हाँ 120 हो जाएगा, नहीं नहीं अभी 150 भी हो जाएगा, ठीक है। और होल सेलर्स इसको मैच करते रहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, फालतू में करंट टाइम पे, चाहे गोडाउन के अंदर दबा के वीट हो, बहुत सारा वीट बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, लेकिन इन लोगों ने, HNIs ने फ्यूचर में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, इतनी बैटिंग कर दी है कि वीट कितना भी हो हमारे पास, कमोडिटी हमारे पास सप्लाई अच्छी खासी हो, तब भी इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो गवर्नमेंट इससे डरती है कि प्राइस डिस्कवरी स्पिल ओवर ना हो जाए, कि ये लोग फालतू में बैटिंग कर करके आज के दिन ही इन्फ्लेशन ना क्रिएट कर दें, इवन दो हमारे पास वो कमोडिटी है, वो वीट है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टिल। तो यही चीज़ है, तो यही एक अंतर है स्पेकुलेशन करने में और हेजिंग करने में। तो गवर्नमेंट को यही डर लगता है कि यार ये लोग जो है ना, अभी हमारा मार्केट जो है वो स्पेकुलेशन डोमिनेटेड ज़्यादा है, ना कि फार्मर डोमिनेटेड। यहाँ पर फार्मर जो है, फार्मर अपने आप को फॉलिंग प्राइस से प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता है। यहाँ पर फार्मर ये भी तो प्रोटेक्ट कर रहा है ना। देखो फार्मर क्या है, फार्मर को क्या है, फार्मर को एक अच्छे प्राइस पे बेचना है अपना मटेरियल, ठीक है, अपना अपना वीट। लेकिन वो कैसे बेच पाएगा, अगर प्राइस डिस्कवरी अच्छी होगी, भाई उसको पता होगा कि फ्यूचर में 120 होने वाला है ना, तो वो अपने पास रोक के रखेगा और थोड़ा नेगोशिएट करेगा कि नहीं भाई 120 होने वाला है तो तुम मुझे ज़्यादा दो। इनडायरेक्टली यहाँ पर फार्मर्स को हेल्प होनी चाहिए थी, लेकिन हेल्प किसको हो रही है, स्पेकुलेटर्स को हेल्प हो रही है कि ये अपने फॉलिंग प्राइस पे भी हेज नहीं कर पा रहा फार्मर, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है इन पे फ्यूचर डेरिवेटिव्स बैन कर दिए हैं। तो अब देखो, मान लो अगर फार्मर को ये लगे कि फ्यूचर में ये कमोडिटी का प्राइस सच में गिरने वाला है, 100 से 90 होने वाला है, तो भाई अब इसको हेज करना हुआ अपना रिस्क, तो यार फ्यूचर तो है ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर तो इन्होंने बैन कर रखे है गवर्नमेंट ने। क्यों गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि ये स्पेकुलेटिव ड्रिवन है ज़्यादा, तो फार्मर अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा, फार्मर को लॉस हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। और जो वेल्दी लोग हैं वो अपना पैसा बना के साइड हो जाएंगे। तो क्योंकि ये जो एच एन आई है इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन कर देते हैं कि अगर छोटा मोटा हाइक भी आता है ना, तो जो पुअर लोग होते हैं वो खरीद नहीं पाते हैं सामान, क्योंकि इतना इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है प्रेजेंट टाइम पे, चाहे कमोडिटी कितनी भी हो। तो यही प्रॉब्लम को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने इन पे बैन ठोक दिया, ला कर लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट का लॉजिक यही है कि डबल एज सोर्ड की तरह काम करता है, और स्पेकुलेशन जो है ना प्राइस को राइज कर देता है और आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर देता है फूड का प्राइस अभी के टाइम पे, ठीक है। तो जो स्पॉट प्राइस है, जो आज का प्राइस है, उसको मैच करना पड़ता है करंट प्राइस, फ्यूचर के प्राइस से। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो अपना आप बढ़ जाती है और कंज्यूमर सफर होता है इससे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेबिलिटी फर्स्ट हो, प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, ना कि वोलेटिलिटी ज़्यादा हो, इंक्रीज हो, ठीक है। इससे क्या है, वही सेम चीज़ ये जो व्हेन द इन्फ्लेशन स्पाइक द गवर्नमेंट इज ओपन टू, हाँ एक और चीज़ है, लेकिन अगर मान लो ये बैन हटा दे गवर्नमेंट, ये बैन हटा दे, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा स्पेकुलेशन करेंगे लोग, प्राइस ज़्यादा बढ़ा देंगे, है ना, कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे, और कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट को थोड़े
और ज़्यादा हार्ड बैनिंग करनी पड़ेगी। वो एक्सपोर्ट बैन कर देगा, वो एक्सपोर्ट ही बैन कर देगा। लो भाई, एक्सपोर्ट बैन हो जाएगा। फिर स्ट्रिक्ट नॉर्मली क्या होता है कि ये ट्रेडर्स जो हैं, जो होलसेलर्स होते हैं ना, ये अपने पास क्वांटिटीज़ को होल्ड करके रखते हैं, कमोडिटी को, व्हीट को होल्ड करके रखते हैं कि ये फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा तो हम बेच देंगे। तो भाई अब ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं यहाँ पर रेड मारा करेंगे कि तुम इतना ज़्यादा क्वांटिटी होल्ड क्यों करके रखे हो, तुम्हारी वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर रेड मारा करेंगे ये लोग। तो यही है इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट स्टॉक लिमिट्स ऑन द ट्रेडर्स, कि कुछ एक ही क्वांटिटी को ही अपने पास रख पाएँ, और एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ही बैन कर देंगे। कीपिंग फ्यूचर सस्पेंडेड इज सीन एज द प्रिवेंटिव मेजर की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, इसलिए। और इंडस्ट्री बोल रही है काउंटर आर्ग्यूमेंट, भाई हेजिंग क्राइसिस आ जाएगा। मैंने जो आपको बताया कि जो एफपीओ जो फार्मर्स हैं, वो अपना फॉलिंग प्राइस पे जो है, जो फॉलिंग प्राइस पे, प्राइस क्रैश होने पे अपने आप को, अपनी हार्वेस्ट को जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। उन्हें जो है, जो करंट मार्केट प्राइस है उस पर ही पैसा देना पड़ेगा। मान लो करंट मार्केट प्राइस बोल रहा है कि भाई तुम 100 रुपये में दो, तो फिर फार्मर को यही करना पड़ेगा, ठीक है। ना वो रिस्क को हेज कर सकता है फ्यूचर के लिए, और ना वो प्राइस डिस्कवरी कर सकता है कि मान लो फ्यूचर में 120 रुपये भी हो जाए, ये भी नहीं कर सकता। और ये अपने रिस्क को भी हेज नहीं कर सकता कि भाई फ्यूचर में क्या पता 90 रुपये हो जाए, ना ये कर सकता, ना ये कर सकता। तो भाई एक फार्मर को 100 रुपये में ही बेचना पड़ेगा, जो करंट रिस्क है, जो करंट मार्केट प्राइस है, उस पर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ये सेम चीज़ है। इसमें क्या है, स्पेकुलेशन वर्सेस प्राइस डिस्कवरी मैंने आपको बता दिया है। टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट, आपको ये दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। प्राइस डिस्कवरी क्या होता है, ये फार्मर को हेल्प करता है कि वो अपनी क्रॉप को बचा पाए, और उसकी वर्थ जान पाए फ्यूचर में क्या होगी। अगर कम होगी तो भाई वो फ्यूचर्स के अंदर चला जाए, और ज़्यादा होगी तो अपने पास होल्ड करके रखे थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। स्पेकुलेशन, ये ट्रेडर्स जो है ना बैटिंग करते रहते हैं इन चीज़ों पे, जिसकी वजह से प्राइस डायरेक्शन बढ़ जाती है, और विदाउट इंटेंडिंग टू यूज़ द क्रॉप को यूज़ नहीं, इनको क्रॉप यूज़ भी नहीं करनी है, लेकिन खिलवाड़ करना है इनडायरेक्टली। तो ये चीज़ है। तो डिलेमा यही है, यू कैन नॉट इजीली हैव वन विदाउट द अदर। स्पेकुलेशन प्रोवाइड, हाँ देखो एक और चीज़ है, अगर तुमने ये बैन कर दिया, तब भी ये जो तब भी क्या है, तब भी प्राइस बढ़ जाएगा। तब क्यों प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि तुमने बैन कर दिया, अब कोई प्राइस डिस्कवरी हो नहीं सकती, कुछ प्राइस डिस्कवरी नहीं हो सकती। तो जो हमारे मंडी वाले लोग हैं, जो हमारे होलसेलर्स हैं, वो जो ना अपने हिसाब से प्राइस ट्वीक करेंगे, फिर अपने हिसाब से प्राइस चेंज करेंगे, और बोलेंगे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम अपने हिसाब से 120 रुपये में दे दो भैया, ठीक है। तो मंडी वाले फिर ऐसा करा करेंगे, अगर कोई प्राइस डिस्कवरी नहीं होगी। अगर प्राइस डिस्कवरी हेल्दी होती है तो उससे मंडी वाले बोलते हैं कि नहीं यार, हाँ हाँ, कि भाई प्राइस तो भाई 110 रुपये चल रहा है, तो हाँ हम 110 रुपये में ही काम करेंगे। तो ये चीज़ भी हेल्प करती है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है, कंज्यूमर के लिए द इमीडिएट इम्पैक्ट इज लाइकली पॉजिटिव और न्यूट्रल। फूड प्राइस जो है स्टेबल रहता है इन चीज़ों में, अगर ये बैन लगता है तो, जो कि लग जाएगा। और फार्मर के लिए क्या है, फार्मर के लिए जो फाइनेंशियल टूल है वो लिमिट हो जाएंगे। वो जो है ना प्राइस डिस्कवरी नहीं कर पाएगा, तो जो भी मार्केट प्राइस में उसकी जो भी हार्वेस्ट है उसे मार्केट प्राइस में ही बेचनी पड़ेगी, ठीक है। और जो मार्केट्स है, मार्केट के लिए क्या है, अगर ये कंटिन्यू रहा बैन इन पे, कमोडिटीज़ पे, तो वो वीक कर देगा कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, जिसकी वजह से लिक्विडिटी भाग जाएगी परमानेंटली, ठीक है। फिर कोई इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करा करेगा। हाँ, अब आती है बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़। तो इंडिया और यूएस ने एक ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया है, जहाँ पर ट्रेड रिलीफ मीट करेगी एनर्जी एंड जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग, ठीक है। इसको सिर्फ पढ़ना है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। इंडिया और यूएस ने एक रीच कर दिया है सिग्निफिकेंट ट्रेड एग्रीमेंट फॉलोइंग अ फोन कॉल बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो डील ये हुई है कि भाई हाँ, यूएस जो है लोअर कर देगा इंडियन गुड पे टैक्स टैरिफ, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें जो है रशियन ऑयल इंपोर्ट खत्म करना पड़ेगा, और अमेरिकन अमेरिकन प्रोडक्ट्स को बाय करना ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब बाय ज़्यादा करो, ठीक है। दो ही कंडीशन रखी कि तुम हमें इंपोर्ट कम कर दो रशियन ऑयल का, और अमेरिकन प्रोडक्ट्स को खरीदो ज़्यादा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यूएस जो है तैयार है 25% से 18% करने पर टैरिफ रेट, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा जो पेनल्टी लगा रखी है उसको भी ड्रॉप कर देगा कंप्लीटली, अगर आप रशियन ऑयल बाय नहीं करो, ठीक है। और ट्रम्प क्लेम कि इंडिया जो है एग्री हो गया है टू रिड्यूस ऑन टेरिफ रेट, इंडिया को भी अपने टेरिफ रेट को कम करना पड़ेगा, और एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन यूएस गुड्स टू जीरो, वो भी जीरो करें, मतलब दोनों ही जीरो करें, है ना। ऐसा नहीं कि हम जीरो करें और वो जीरो ना करें, या वो जीरो करें हम जीरो ना करें, दोनों को करना पड़ेगा। और ट्रम्प है, उन्होंने मोदी जी से ये कमिटमेंट बोली है कि भाई तुम्हें जो है ना हमारे साथ $500 बिलियन का, एटलीस्ट $500 बिलियन का परचेजिंग करनी पड़ेगी हमारे खुद के यूएस प्रोडक्ट को, ठीक है।
जिसमें कौन से सेक्टर इंक्लूड है, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल, पोटेंशियली ऑयल फ्रॉम वेनेजुला, एक अल्टरनेटिव यूएसए का, सॉरी रशिया का। एक रशियन अल्टीमेटम दिया है, ठीक है। भाई ट्रम्प ने जो है ये क्लेम किया है कि पीएम मोदी, हमारे मोदी जी एग्री हो गए हैं कि वो बाय नहीं करेंगे रशियन ऑयल। पर ये तो है ना, ये एक मूव लग रहा है, ये ट्रम्प का मूव है, ये असलियत में हुआ नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हमने कोई स्पेसिफिक कमिटमेंट नहीं करी है कि हम बाय नहीं करेंगे। माना कि हमने ये ज़रूर बोला है कि अगर आप हमारा टैरिफ रेट कम करते हो तो हम आपसे बायोलेटरल कोऑपरेशन करेंगे, मतलब आपसे 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा, 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा मटेरियल खरीदेंगे आपका, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। लेकिन ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं करा कि हम जो है ना ऑयल बाय नहीं करेंगे आपसे, मतलब रशिया से, ठीक है। तो वो ये मैसिव रिलीफ रहेगा। ये मैसिव रिलीफ कहाँ कहाँ रहेगा, टेक्सटाइल में रहेगा, ठीक है, सी फूड्स में रहेगा। मैं इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, मतलब ही नहीं है, ठीक है। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में रहेगा, ठीक है। और इससे क्या है, मार्केट में हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा रुपी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, एज़ कम्पेयर टू डॉलर। और स्टॉक मार्केट में भी सर्जिंग आएगी, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड था और हुआ भी, 1% जंप कर गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये एक डिप्लोमेटिक इन विंटर थॉ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, द डील कम्स आफ्टर द मंथ्स ऑफ टेंशन एंड टफ टॉक, और रैपिड डी एक्सक्लेरेशन हुआ और व्हाट वाज बिकमिंग अ ट्रेड वॉर, ठीक है। ये डी एक्सक्लेरेशन बता रहा है उसके ऊपर। और यहाँ पर जो है दो लीडर्स में एक पावरफुल डील साइन हो रही है, प्लस ट्रम्प जी ये बोल रहे हैं कि मोदी जी जो है हमारे ग्रेट फ्रेंड है ना, अच्छे दोस्त हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो अ टफ नेगोशिएटर, ठीक है। स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट क्या है कि भाई इंडिया को बाय स्टॉप करना पड़ेगा बाइंग द रशियन ऑयल। और ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं कि ये एक मैसिव जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होगा इंडिया के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया ऐसा करेगा, ठीक है। पर इंडिया ने अपना हिस्टोरिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रखी है। वो बाय करता था रशियन क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड रेट पे टू फ्यूल इट्स इकोनॉमी डिस्पाइट द वेस्टर्न प्रेशर। तो मेरे ख्याल से नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो बस फालतू बातें हैं, ठीक है। दिस इज़ द इंडियाज, ये इंडिया की 5th ट्रेड डील है 12 मंथ के अंदर। पहले यूके के साथ हुई जो कि कंप्लीट हो गई, ईयू के साथ नेगोशिएशन कंप्लीट हुई है, साइनिंग नहीं हुई है। और ओमान के साथ और न्यूजीलैंड के साथ भी अभी नेगोशिएशन कंप्लीट हुई है। और अगर ये चीज़ होती है तो ये 5th डील बन जाएगी यूएस के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस जो है इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जो कि अकाउंट करता है लगभग 20% ऑफ द मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। डाइवर्जेंस इन मैसेजिंग क्या है भाई, ट्रम्प जो है बोल रहे हैं कि एक ट्रांजैक्शनल नेचर रखेंगे और इंडिया को लगभग 500 बिलियन डॉलर का परचेस करना पड़ेगा और स्टॉप करना पड़ेगा रशियन ऑयल को बाय करना, ठीक है। तो हिज पर्सनल एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन, है ना, ये उस चीज़ में बात कर रहा है। लेकिन जो हमारे मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो फोकस क्या कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं पार्टनरशिपिंग पे कि हाईलाइटिंग द बेनिफिट ऑफ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर डेमोक्रेसीज एंड द पार्ट टुवर्ड द विकसित भारत 2047। पर उन्होंने जो है ना ये अवॉइड किया कि भाई ऐसा कुछ मैसेज नहीं हुआ है, ऐसा कुछ डील डन नहीं हुई कि हम स्टॉप कर देंगे बाइंग रशियन ऑयल फ्रॉम रशिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अगला, ठीक है। तो ये था, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना इंपोर्ट हुआ है, देखो इंपोर्ट कम ही करते हैं हम और एक्सपोर्ट हम ज़्यादा ही करते हैं। तो इसी चीज़ से जो ट्रम्प है वो खफा रहते हैं हमसे कि यार हम जो ना खरीदते कम है और बेच ज़्यादा देते हैं, तो ये दिक्कत है, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ये चीज़ हो जाता है तो इंडिया को एक एज मिलेगा। इंडिया जो है 18% पे आ जाएगा, जो कि बांग्लादेश, वियतनाम और थाईलैंड के एक्सपोर्टर से भी ज़्यादा कम है। तो इससे क्या है, इंडियन मार्केट जो है, इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो सस्ते हो जाएंगे इन अदर कंट्रीज़, मतलब यूएस के अंदर, ठीक है। तो हमारे एक्सपोर्टर जो है कॉम्पिटिटिव नेचर के बन जाएंगे। डबल स्ट्राइक है ये। यूएस अकाउंट करता है फॉर 19.8% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट और हम करते हैं 6.3 ऑफ इम्पोर्ट्स इन फाइनेंशियल 25, ठीक है। तो एक तरीके से डबल स्ट्राइक ही है, ईयू के साथ भी हो गया और अभी यूएस के साथ भी हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। यह है लास्ट टॉपिक। लास्ट है इंडिया पोस्ट ब्रिक डिजिटल पेमेंट ब्रिज, जो कि CBDC है एट द कोर ऑफ द फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। तो अभी इंडिया के पास जो है ना ब्रिक की प्रेसिडेंसी है, और जो ब्रिक है वो 10 मेंबर का एक कोएलिशन है, जिसमें 5 मेन मेंबर हैं जिसको ब्रिक मेंबर बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जो मेंबर्स हैं उनको बोलते हैं ब्रिक्स प्लस, ठीक है।
तो ब्रिक मेंबर कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो कि इज़ प्लेसिंग अ डिजिटल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन एट द सेंटर ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक एजेंडा। तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती है? हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने यूपीआई जैसे आइटम्स को फ्यूचर मतलब ग्लोबल लेवल पे इसको और बढ़ाएं, और हमारी हमारी जो खुद की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको भी बढ़ाएं। ठीक है, उसी का ही पूरा का पूरा प्रस्ताव रखने वाली है यहाँ पर ब्रिक में। इसके ऊपर और सारी चीज़ें हुई थी, हम वो भी डिस्कस करेंगे। वो क्या है, प्लान क्या है? इंटर ऑपरेबल CBDC करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे जो ब्रिक नेशन है वो कनेक्ट होना चाहते हैं एक पर्टिकुलर CBDC से। ठीक है, और उसके थ्रू जो है सारी की सारी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। करंट स्टेटस क्या है, जो करंटली होता क्या है थोड़ा ये पढ़ लेते हैं कि करंटली होता क्या है, फिर हमें थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। देखो, करंट में क्या होता है, अगर कोई एक्सपोर्टर है, उसने मटेरियल सेंड किया ब्राज़ील में फॉर एग्जांपल, तो हम तो क्या, आप या तो मटेरियल सेंड कर दिया है ना, मटेरियल भेज दिया। अब जो पैसा है ना जो ब्राज़ील भेजेगा हमारे इंडियन एक्सपोर्टर को, वो सीधे नहीं आएगा ब्राज़ील से सीधे हमारे इंडिया के पास नहीं आएगा, सीधी लाइन में नहीं चलता पैसा। यहाँ पर क्या होता है, करस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू जाता है। ठीक है, करस्पॉन्डेंट बैंक, छोटे छोटे बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्मॉल फी चार्ज करते रहते हैं। तो ब्राज़ील का जो पैसा है वो US और UK के स्मॉल बैंक के थ्रू होते हो जाएगा, जो स्विफ्ट मेथड के थ्रू जाएगा, मतलब जहाँ पर वो स्मॉल फी लेते रहेंगे। ठीक है, और डिले भी करते रहेंगे, आपका पेमेंट जो है डिले होगा, T+2 डे सेटलमेंट साइकिल होती है उनकी। ठीक है, तो आपका पैसा डिले भी हो जाएगा। तो ब्राज़ील जो पैसा भेजेगा वो 3-4 दिन बाद मिलेगा हमारे एक्सपोर्टर्स को। तो एक्सपोर्टर्स का जो पैसा है वो फ्रोज हो जाएगा ना, फ्रोजन हो जाएगा कितने, 3 से 5 दिन के लिए। तो अगर इनसे 3 से 5 दिन के लिए नया ऑर्डर आता है तो भाई इनके पास तो पैसा ही नहीं है उसको करने के लिए, तो ऐसे बहुत गलत चीज़ हो जाएगी ना इंडिया के लिए। तो इंडिया क्या चाहता है कि यार इंडिया डायरेक्टली ब्राज़ील से पैसा लेना चाहता है, पर वो किसके थ्रू लेना चाहता है, CBDC के थ्रू। ठीक है, ना कि ना कि कोई एक पर्टिकुलर करेंसी के थ्रू। ठीक है, क्यों, अभी हम देखेंगे। वो बनाना चाहता है कि इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब एक डिजिटल रुपये बनाना चाहता है जो थियोरेटिकली डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा डिजिटल रूबल से या युआन से फॉर सेटलमेंट। ठीक है, जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। मतलब दो देश अपने खुद के जो डिजिटल लेजर्स है ना उसको एक दूसरे से जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, थ्रू CBDC। ठीक है, यहाँ पर क्या ये इंस्टेंट होता है, स्लैश कर देगा कॉस्ट 50%, छोटे छोटे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। इसमें क्या मल्टीपल प्राइवेट बैंक आते हैं इंटरमीडिएटरीज, यहाँ पर डायरेक्ट सेंट्रल बैंक के लेजर्स जुड़ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बहुत कम रहती है, यहाँ पर हम डिजिटल फुटप्रिंट देख सकते हैं। ठीक है, ये वनरेबल रहता है सिंगल पॉइंट सैंक्शन से, और यहाँ पर डिसेंट्रलाइज और मल्टीपोलर है। ठीक है, अब देखो क्यों CBDC की बात हुई। अब ब्रिक ने पहले, ब्रिक जो है ना खुद की एक करेंसी लॉन्च करने की सोच रहा था, वो क्यों नहीं कर रहा है ये चीज़। तो प्रॉब्लम है द यूरो ट्रैप की वजह से। तो यूरो ट्रैप में क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रायलेमा। अगर कोई भी ब्रिक करेंसी, मतलब अगर हमारे देश जो है, हमारी ब्रिक जो है ब्रिक करेंसी को अपना ले तो क्या प्रॉब्लम होगी लॉस ऑफ सोवरेंस, लॉस ऑफ सोवेरेनिटी। ठीक है, मतलब क्या है, देखो अगर ब्रिक करेंसी को वर्क करना है तो हमारे सारे सेंट्रल बैंक को डिसॉल्व होना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर बैंक में कन्वर्ट होना पड़ेगा जो कि ब्रिक करेंसी को मेंटेन करेगा। इसका मतलब जो हमारी खुद की इकोनॉमी RBI मेंटेन करके चलता था, इंटरेस्ट रेट RBI मेंटेन करता था, अब RBI ना मेंटेन करके जो बीच का जो सेंट्रल का बैंक है, जो इनका ये ब्रिक सेंट्रल बैंक है वो मेंटेन करेगा। तो भाई कोई भी देश अपनी खुद के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को दूसरी कंट्रीज़ के या कोएलिशन में नहीं डालना चाहता है, तो लॉस ऑफ सोवेनिटी नहीं चाहता है, तो इसलिए गड़बड़ चीज़ थी, ब्रिक करेंसी को नहीं कर सकते। दूसरा, हर एक इकोनॉमी जो है अलग होती है। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी 7.4% से बढ़ रही है, दूसरी ओर रशिया की मान लो 3 से बढ़ रही है। ठीक है, और दूसरी कंट्री की 2 से बढ़ रही है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अलग 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 इंटरेस्ट रेट इंटरवेंशन चाहिए, यहाँ पर अलग चाहिए, यहाँ पर अलग चाहिए, लेकिन सेंट्रल बैंक तो एक ही हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर होता तो इनका सेंट्रल बैंक तो एक ही हो गया, जिसको बोलते हैं ब्रिक सेंट्रल बैंक। लेकिन ब्रिक सेंट्रल बैंक तो जो है एक ही परसेंटेज रखेगा, मान लो A% रखा, तो वो इसके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसके लिए कुछ अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसके लिए कुछ अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मान लो इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गई तो उसको कम करने के लिए पैसा डालना पड़ता है ना, लिक्विडिटी डालनी पड़ती है, तो रेपो रेट घटाने पड़ते हैं। लेकिन इसने बोला सेंट्रल बैंक ने, नहीं रेपो रेट क्यों घटाओगे, तो
अगर तूने रेपो रेट घटाया तो दूसरी कंट्री में प्रॉब्लम आ जाएगी। वो एक कॉमन चीज़ पे बात कर रहा है। लेकिन भाई हर एक कंट्री की डाइवर्सिफिकेशन होती है, हर एक कंट्री की इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होती है, तो हर एक जगह अलग अलग रेपो रेट रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमी डाइवर्जन की वजह से नहीं कर रहे थे। और एक फिस्कल प्रॉब्लम है। अगर इन सब कंट्री को एक करेंसी पे वर्क करना है तो इनको एक ही वॉलेट शेयर करना पड़ेगा, और कोई भी कंट्री एक वॉलेट शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको फिर जरा सी भी बजट में चेंज करने होंगे या बजट अपना निकालना होगा तो सेंट्रल बैंक से पूछना पड़ेगा कि भाई हम क्या इतना बजट ले लें। मतलब हमें अपनी कंट्री और दूसरे दूसरे के मतलब एक बड़े सेंट्रल बैंक से पूछ रही है कि हम क्या इतना बजट पेश कर दें। तो ये बहुत हम अपनी सारी की सारी सोवरेनिटी जो है वो दूसरे बैंक के हाथ में दे देंगे। तो इसलिए कॉमन कॉमन ब्रिक करेंसी कभी वर्क नहीं करेगी। इसलिए ही CBDC के ऊपर वर्क किया गया, जो कि इंटरऑपरेबल होती हैं, ठीक है। वो यही सेम चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है, इंटरऑपरेबल होती है। दूसरा क्या है, जो CBDC होता है ना, CBDC होता है, ये जो है डिजिटल करेंसीज होती हैं, ये इंटरऑपरेबल होती हैं। तो इसमें क्या है, अगर मान लो प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम और देखते हैं। एक प्रॉब्लम क्या थी, अगर मान लो अभी क्या है, इंडिया जो है रशिया से ऑयल बाय कर रहा है, तो ये जो ट्रांजेक्शन करते हैं ये रुपी अपनी खुद की करेंसीज में करते हैं। तो मान लो रशिया जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयल बेचते हैं, तो इसके पास इंडियन करेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और दूसरी ओर रशिया जो है कुछ भी इंडिया से खरीदता नहीं है, मान लो कुछ भी नहीं खरीदता, तो जो इसका ये रुपी है ये तो फालतू में पड़ा रह गया ना, कोई यूज़ ही नहीं करेगा इसको, रुपी को तो यूज़ ही नहीं कर रहा है। तो जो CBDC है ना, वो यही हेल्प करता है, इंटरऑपरेबिलिटी देता है। मतलब जो एक्स्ट्रा करेंसी है ना आपके पास, जो एक्स्ट्रा इंडियन CBDC है आपके पास, उसको आप दूसरी CBDC में कन्वर्ट करा सकते हो, इंटरऑपरेबल करा सकते हो। तो जो आपका जो रखा हुआ पैसा है, जो अनयूजेबल पैसा है, उसको भी आप नेट ऑफ कर सकते हो। तो ये CBDC का फ़ायदा है, इसलिए CBDC को यूज़ करा और ब्रिक्स करेंसी को नहीं यूज़ किया, ठीक है। और दूसरा क्या फ़ायदा होता है, आप CBDC के अंदर जो है रूल्स क्रिएट कर सकते हो। इसमें टैक्स और टैक्स का डाटा सारा का सारा इसके साथ ही कोड कर सकते हो। जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो उसमें टैक्स डाटा कोड कर लो। तो जब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होते हैं तो वहाँ पर ऑडिट्स होते हैं, तो वो ऑडिट करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि टोकन जो डिजिटल करेंसी है उसके अंदर ही ये जो टैक्स वाला टोकन है ये मिल जाएगा, और फिर दूसरी करंट कंट्री का जो बैंक है उसको चेक कर सकता है। तो ये भी फ़ायदा होता है, ठीक है। बाकी नहीं पड़ता, मैं आगे चलते हैं। वो ये सेम चीज़ मैंने आपको बताया, क्यूब कॉमन ब्रिक करेंसी, जो ब्रिक करेंसी है वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, और यहाँ पर जो हमारी नेशनल करेंसी है वो ये चीज़ें कंट्रोल में रखती है, ठीक है। डिजिटल डिप्लोमेसी क्या है भाई, इंडिया रिज्यूम कर रहा है अपनी G20 की प्रेसिडेंसी। नहीं, G20 की प्रेसिडेंसी में उसने ये चीज़ को डाला था, ये बताया था कि हम अपने UPI इंटरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं। उसने वहाँ पर ये चीज़ शो करी थी, BBPS सिस्टम को भी शो किया था। अभी वही चीज़ यहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ों के साथ करना चाहता है अपनी ब्रिक प्रेसिडेंसी में, CBDC को बढ़ावा देना चाहता है, ठीक है। अभी RBI का रोल क्या है भाई, RBI बोलता है कि हम जो है CBDC पे काम करेंगे, स्टेबल कॉइन्स पे नहीं, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी होती हैं, वो पैक्ड होती हैं टू द रियल वर्ल्ड एसेट्स, ठीक है। और इंडिया मतलब हाँ, RBI का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो इसकी वजह से क्या रेगुलेटरी रिस्क आ सकता है अगर वो स्टेबल कॉइन को यूज़ करती हैं, CBDC को नहीं यूज़ करती हैं। और जो CBDC हैं वो सॉवरेन है और सिक्योर है। अब द नेटवर्क एफर्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, जो हमारे गवर्नर हैं वो एम्फोसाइज करते हैं कि जो CBDC है इज़ ओनली यूजफुल फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स। अगर किसी के पास ये है तो इंडिया हैज़ अ डिजिटल रुपी बट ब्राज़ील डजंट हैव अ डिजिटल रियल और कंपैटिबिलिटी, तो द बेनिफिट इज लॉस। तो दोनों के पास ये सेम सिस्टम होना चाहिए, ब्राज़ील के पास भी होना चाहिए उसका खुद का CBDC, और इंडिया के पास भी होना चाहिए, तभी ये चीज़ अडॉप्ट हो पाएगी ना वाइडली। अगर एक के पास ही होगा तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो ये यहाँ पर RBI ये चीज़ों पे बढ़ावा देगा। चैलेंजेस क्या है, देखो भाई, एक तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है, क्योंकि हर एक कंट्री के लिए उनकी खुद की डिजिटल करेंसी बनानी है, ठीक है। तो विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, और उनको जोड़ना भी है कि वो एक दूसरे से टॉक कर पाए, इंटरऑपरेबल हो पाए, जो कि एक मैसिव इंजीनियरिंग चैलेंज है। 10 कंट्री के लेजर्स को जोड़ना है, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट पैदा कर सकता है। और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एक फुल्ली फ्लेज्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च अभी हम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नेशन जो हैं अभी पायलट फेज में छोटा छोटा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है, देखो ये जो डॉलर डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं और स्विफ्ट सिस्टम को हटाना चाहते हैं, ये जो ब्रिक नेशन है, ऐसा कुछ बोलते नहीं है ये, है ना, स्टेट नहीं करते हैं, एक्सप्लिसिटली स्टेट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा करना ही चाहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या है फॉर एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर्स विद इन द ब्लॉक, दैट उनका जो पेमेंट है वो फास्ट होगा, और
इनसाइड दिस इंट्रा ब्रेक ट्रेड्स, ठीक है। तो यही चीज़ फ़ायदा है। तो आज इतना ही करते हैं। अगर आपको ये जो पर्टिकुलर वीडियो बहुत पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। थैंक यू।